बाद में रात को क्लाइन बेड पर है, उसे बाहर एक ससराहट की आवाज सुनाई देती है। क्लाइन सोचता है कि वो आवाज क्या है। उसे एक चर की आवाज सुनाई देती है। उसे रियलाइज होता है कि यह उस कमरे से आई है। फिर वो देखता है कि किताब एक ऐसे पेज पर खुली है जिस पर एक टैरो कार्ड है। क्लाइन एक किताब पकड़े हुए है जो एक ऐसे पेज पर खुली है जिस पर एक टैरो कार्ड है, स्पेसिफिकली द फूल। कार्ड में एक फिगर दिखाया गया है जिसके हाथ में फूल है, कंधे पर बैग है और पास में एक छोटा कुत्ता है। क्लाइन चौंक कर उठ जाता है, तेज सांस लेते हुए। उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन वो सोचता है कि उसने ऐसा सपना क्यों देखा और ये उसे क्या जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। उसे वो एहसास याद आता है जो उसने एक्सपीरियंस किया था जब लियोनार्ड अपना चांट गा रहा था, और कैसे वो वैसा एहसास नहीं था जैसा वो कॉजिटेट करते वक्त या स्पिरिट विजन यूज करते वक्त महसूस करता है। उसे डेजावू वाला एहसास याद आता है। फिर क्लाइन एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक के बारे में सोचता है और कैसे ये बहुत बड़ा इत्तेफाक लगता है कि नोटबुक किडनैपर्स के कमरे के सामने वाले कमरे में थी। वो जल्दी से बिस्तर से उठता है, ये फैसला करते हुए कि उसे जाकर कैप्टन को ढूंढना है। क्लाइन और लियोनार्ड दरवाजे पर दिखते हैं। क्लाइन तेजी से कैप्टन को पुकार रहा है। लियोनार्ड क्लाइन की जल्दी पर हैरानी जताता है, पूछता है कि कैप्टन कहाँ है। लियोनार्ड समझाता है कि वो अपने ऑफिस में है और स्लीपलेस बियॉन्डर्स को हर दिन सिर्फ 2 घंटे आराम करने की जरूरत होती है। फिर लियोनार्ड सोचता है कि हर बैंकर या फैक्ट्री ओनर शायद चाहता होगा कि उनके पास ऐसा पोषण हो। लियोनार्ड खड़ा रहता है जब क्लाइन तेजी से उसके पास से गुजरता है। क्लाइन कहता है, ऑल राइट। क्लाइन कैप्टन के ऑफिस में है। क्लाइन एक्सप्लेन कर रहा है कि उसने एक सीरियस डेजा वू का मोमेंट एक्सपीरियंस किया और उसे काफी यकीन है कि ये एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक की वजह से हुआ था। डन स्मिथ पूछता है कि नोटबुक कहाँ है। क्लाइन जवाब देता है कि वो उस कमरे के सामने है जहां उन्होंने कल किडनैपर्स को पकड़ा था, और उसे कल एहसास नहीं हुआ, लेकिन उसे रात को एक सपने के जरिए रेवलेशन हुआ। अचानक लियोनार्ड आता है और कहता है कि उसने कल एक बहुत बड़ा पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन मिस कर दिया। लियोनार्ड पास में खड़ा सुन रहा है। डन स्मिथ किसी से कहता है कि केनली को आर्सेनल गार्ड करने को कहे और ओल्ड नील और फ्राई को नोटिफाई करे और वो सब साथ में चलेंगे। क्लाइन जवाब देता है, समझ गए कैप्टन। क्लाइन एक्सप्लेन करता है कि उसे अपने सपने तक एहसास नहीं हुआ कि नोटबुक वहां हो सकती है। क्लाइन और डन स्मिथ लियोनार्ड के साथ उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक हो सकती है। ओल्ड नील पहले से वहां है। क्लाइन और ओल्ड नील सिचुएशन डिस्कस करते हैं। ओल्ड नील कहता है कि उसे कोई बुरी आत्मा डिटेक्ट नहीं हो रही, ना ही अंदर कोई है और कोई ऐसे स्पिरिचुअल ग्लोज भी नहीं है जो मैजिक की प्रेजेंस इंडिकेट करें। क्लाइन मन ही मन सोचता है कि उसे इसमें कुछ सीरियस एफर्ट करना पड़ेगा। फिर क्लाइन दरवाजे को देखता है। क्लाइन और लियोनार्ड दरवाजे के सामने खड़े हैं। एक जोर की बैंग की आवाज आती है जब लियोनार्ड अपनी मुट्ठी से दरवाजा तोड़कर खोलता है। क्लाइन हैरान है। अंदर एक बूढ़ी औरत एक रॉकिंग चेयर पर बैठी है। वो ऊपर देखती है और क्लाइन कहता है, ओह। बूढ़ी औरत का चेहरा अचानक एक भयानक सड़ते हुए चेहरे में बदल जाता है जिस पर कीड़े रेंग रहे हैं। कुर्सी चर करती है। क्लाइन और लियोनार्ड ओल्ड नील और डन स्मिथ के साथ उस कमरे में है जहां भयानक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। फ्राया साफ तौर पर परेशान है, अपना चेहरा अपने हाथ से ढके हुए है। क्लाइन फ्राई को एक छोटा कंटेनर ऑफर करता है और कहता है कि इसे सूंघने से उसे बेहतर महसूस होगा। फ्राई उसे थैंक यू कहता है। फिर डन स्मिथ लियोनार्ड को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो एरिया में पेट्रोल करने वाले लोकल पुलिस को ढूंढे और सिचुएशन के बारे में जितनी हो सके इन्फॉर्मेशन गैदर करे। वो फ्राई को बॉडी एग्जामिन करने का भी इंस्ट्रक्ट करता है। लियोनार्ड ऑर्डर एक्नॉलेज करता है। फिर डन स्मिथ क्लाइन से पूछता है कि क्या ये जगह फैमिलियर लग रही है। क्लाइन जवाब देता है कि हाँ, थोड़ी सी। क्लाइन के मन के ख्यालों से पता चलता है कि वो शायद यहाँ पहले आ चुका है और उसे अपने दिमाग में हॉर्नेसिस और फ्लेग्रिया की आवाजें याद आती हैं। वो सोचता है कि जो विस्पर्स उसने अभी सुने, क्या वो उसी हॉर्नेसिस के बारे में बात कर रहे थे जिसके बारे में ओरिजिनल क्लाइन ने अपनी डायरी में लिखा था। क्लाइन और ओल्ड नील बॉडी एग्जामिन कर रहे हैं। ओल्ड नील कहता है कि डिसीज्ड 5 दिन से ज्यादा समय से मरा हुआ है। कोई एक्सटर्नल इंजरीज नहीं है और कोई क्लियर साइंस नहीं है कि उसे बियॉन्ड पावर से मारा गया हो। वो मेंशन करता है कि मौत का एग्जैक्ट कॉज पता लगाने के लिए उन्हें एक ज्यादा डिटेल्ड इंस्पेक्शन की जरूरत होगी। डन स्मिथ जवाब देता है, ऑल राइट। डन स्मिथ क्लाइन और ओल्ड नील से पूछता है कि क्या उन्होंने कुछ डिस्कवर किया है। ओल्ड नील जवाब देता है कि उसने नहीं किया। ओल्ड नील कहता है कि जब वो अंदर आए तो उसने एक इनविजिबल फोर्स महसूस की जो कमरे को सील किए हुए थी, जैसे वो रिचुअल मैजिक परफॉर्म करते वक्त यूज करते हैं। लियोनार्ड रिपोर्ट करता है कि उसने इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है। डिसीज्ड का नाम केटी स्टेफानिया बीबर है। वो 55 से 60 साल के बीच की थी और वो एक विडो थी। वो यहाँ अपने बेटे रे बीबर के साथ 10 साल से ज्यादा समय से रहती थी। उसका बेटा लगभग 30 साल का है और उसने अपने फादर का ट्रेड इनहेरिट किया है। ज्वेलर के तौर पर काम करता है।
उसकी वीकली सैलरी लगभग 1 पाउंड और 15 सोली है। पड़ोसियों के अनुसार रे बीबर को देखे हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। क्लाइन के मन के ख्यालों से पता चलता है कि नोटबुक यहाँ नहीं है और रे बीबर गायब हो गया है। क्लाइन के मन के ख्यालों से पता चलता है कि बहुत अच्छा चांस है कि वो एंशिएंट नोटबुक अभी उसके पास है। ओल्ड नील और डन स्मिथ बात कर रहे हैं। डन स्मिथ ओल्ड नील को कहता है कि वो बाकी उस पर छोड़ देगा और उसे पता लगाना चाहिए कि रे बीबर कैसा दिखता है। डन स्मिथ किसी कही हुई बात से अग्री करता है। फिर ओल्ड नील कहता है गॉडेस उसे शक्ति दे और हम रात के प्रोटेक्शन का इंतजार करते हैं। अगले ही सेकंड ओल्ड नील की आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं। फिर ओल्ड नील अचानक एक पेन से कुछ नीचे ड्रॉ करना शुरू कर देता है। ओल्ड नील को रे बीबर की एक ड्राइंग पकड़े हुए दिखाया गया है। वो कहता है कि रे बीबर ऐसा दिखता है उन निशानों के अनुसार जो उसने इस कमरे में छोड़े हैं। वो रे बीबर को काले बाल, गहरी नीली आंखें और उसके मुंह के लेफ्ट साइड में एक सिरेमिक डेंटल इम्प्लांट वाला डिस्क्राइब करता है। क्लाइन एक दरवाजे के पास खड़ा था, सोच रहा था कि उनका मिशन पूरा हो गया। डन और बाकी लोग पोर्ट्रेट का इस्तेमाल करके रे बीबर के अरेस्ट के लिए वारंट जारी करेंगे। ओल्ड नील पास में खड़ा था। दरवाजे के बंद होने की क्लिक की आवाज गूंज रही थी। उसने सवाल किया कि उसने एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक क्यों ली और रे बीबर के घर क्यों पहुंचाई। जवाब था कि यह तो साफ होना चाहिए। वो एक काउच पर बैठ गया। ओल्ड नील ने एक्सप्लेन किया कि क्लाइन ने एक ऐसे एग्जिस्टेंस को प्रोवोक किया है जिसे उसे नहीं करना चाहिए था और उसका मकसद नोटबुक को रे बीबर के हाथों में पहुंचाना था। क्लाइन ने ऊपर देखा, उसके चेहरे पर हैरानी का भाव था। वो चुना गया था। ओल्ड नील का हाथ दिख रहा था और उसने एक्सप्लेन किया कि क्लूज की चेन तोड़ने के लिए वेल्च और नाया ने मौके पर ही सुसाइड कर लिया था। उसे समझ नहीं आया कि क्लाइन आज तक जिंदा कैसे बच गया। क्लाइन ने सवाल किया कि वो नोटबुक रे बीबर को क्यों देगा। क्लाइन और ओल्ड नील अलग अलग काउचेस पर बैठे थे। ओल्ड नील कह रहा था कि शायद उसका लाइफ पाथ नंबर कुछ खास रिक्वायरमेंट्स पूरा करता है या शायद वो एंटिगोनस फैमिली के बचे हुए डिसेंडेंट्स में से एक है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थीं। ओल्ड नील ने आगे कहा कि आखिरकार नोटबुक उसके हाथों में आ ही गई थी। इसके अलावा यह पूरा मामला एक्सपोज हो चुका था। बहुत जल्द रे बीबर के अरेस्ट वारंट की खबर सीक्रेट ऑर्डर तक पहुंच जाएगी। ओल्ड नील ने यह कहकर बात खत्म की कि क्लाइन के जिंदा बचने का अब इस सिचुएशन के अंजाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब तक वो खुद पर ध्यान नहीं खींचता, उनका फोकस उस पर नहीं होगा। ओल्ड नील ने क्लाइन को कॉन्ग्रेचुलेट किया, ये कहते हुए कि वो अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने वाला है जो धूप से भरा होगा। उसने ऐड किया कि क्लाइन बहुत लकी है। ज्वाइन करने के एन बाद ही उसे 200 पाउंड्स वाली जॉब मिल गई। ओल्ड नील ने क्लाइन से कहा कि अगर ऐसी ही कोई जॉब दोबारा आए तो उसे बताए। क्लाइन ने ओल्ड नील से पूछा कि क्या उसके पास पैसों की कमी है और वो हर हफ्ते कितना कमा पाता है। ओल्ड नील ने जवाब दिया कि उसकी सैलरी 12 पाउंड्स पर वीक है और उसे टैक्स नहीं देना पड़ता। उसने आगे कहा कि भले ही यह काफी जेनरस है, उनके जैसे बियॉन्डर्स के लिए यह कभी काफी नहीं होता। ओल्ड नील ने एक्सप्लेन किया कि रिचुअल्स अटेम्प्ट करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे मटेरियल्स की जरूरत होती है, लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन कितना फ्री में प्रोवाइड करेगी इसकी एक रिलेटिवली स्ट्रिक्ट लिमिट है। इसलिए बाकी के मटेरियल्स जो उन्हें चाहिए होते हैं उन्हें अंडरग्राउंड मार्केट्स और दूसरी जगहों से खुद ही हासिल करने पड़ते हैं। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि उसे लगा था कि चर्च बियॉन्डर मटेरियल्स के लिए अंडरग्राउंड मार्केट्स को जरूर बैन कर देगी। फिर उसने एक्सक्लेम किया कि यह तो वंडरफुल है, क्योंकि वो अभी चिंता कर रहा था कि उसके पास मटेरियल्स हासिल करने का कोई तरीका नहीं होगा। क्लाइन ने ओल्ड नील से पूछा कि क्या वो उसे इनमें से किसी अंडरग्राउंड मार्केट में ले जा सकता है, क्योंकि एक सीयर होने के नाते उसे प्रैक्टिस भी करनी होगी। ओल्ड नील ने जवाब दिया कि अंडरग्राउंड मार्केट्स को बैन करना कहने में जितना आसान है, करने में उतना नहीं, और फिलहाल उसके लिए वहां जाना एक्चुअली कन्वीनियंट नहीं होगा। फिर उसने एडमिट किया कि वहां उसका 30 पाउंड का डेट है जो एक्सपायर होने वाला है। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि उसने कभी गेस नहीं किया होगा कि ये इसलिए है क्योंकि ओल्ड नील पर पैसा उधार था। ओल्ड नील ने कहा कि उसे थोड़ा रेस्ट करने जाना है क्योंकि बुढ़ापा सच में सबसे बुरा दुश्मन हो सकता है। उसने क्लाइन को इंस्ट्रक्ट किया कि वो दिन भर में जो सीखा है उसका खुद रिव्यू करे और कल वो उसे रिचुअलिस्टिक मैजिक के फाउंडेशन सिखाएगा। क्लाइन ने जवाब दिया कि ऑलराइट है। क्लाइन ने मन ही मन सेल्फ रिव्यू के बारे में सोचा और फिर याद आया कि छोटे एलियट को रेस्क्यू करने से मिले 10 पाउंड से वो डिविनेशन क्लब ज्वाइन कर पाएगा। किसी ने मिस्टर मॉरिटी, क्लाइन के एलियास, का स्वागत किया और उसे इन्फॉर्म किया कि वो अब उनके डिविनेशन क्लब का ऑफिशियल मेंबर है। उन्होंने उससे उसकी रिसीट और कफलिंग्स दिए जिन्हें उसकी मेंबरशिप के प्रूफ के तौर पर यूज किया जा सकता था। क्लाइन ने उन्हें थैंक यू कहा और पूछा कि क्या वो अब लोगों की किस्मत बताना शुरू कर सकता है। उसे बताया गया कि वो अब क्लब के मेंबर के तौर पर किस्मत बता सकता है और वहां सिखाई जाने वाली किसी भी क्लास में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसे यह भी बताया गया कि फेमस फॉर्चून टेलर मिस्टर हनाज विंसेंट अभी एक लेक्चर दे रहे हैं और अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो जाकर सुन सकता है। क्लाइन ने इन्फॉर्मेशन एक्नॉलेज की और उन्हें थैंक यू कहा। एंजेलिका और क्लाइन साथ थे और क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि
कि वो वहां सीयर की तरह एक्ट करने आए हैं, ना कि डिविनेशन के वो मेथड सीखने जो आम लोग भी एक्सेस कर सकते हैं। लेक्चर में मिस्टर हनास विंसेंट ने कहा कि उसने हाल ही में एक नया डिविनेशन मेथड मैजिक मिरर डिविनेशन मास्टर किया है और पूछा कि क्या सब लोग भी उसे सीखना चाहेंगे। क्लाइन ने मन ही मन सोचा, मैजिक मिरर डिविनेशन। मिस्टर हनास विंसेंट ने आगे कहा कि ये आम तौर पर सेफ डिविनेशन मेथड नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सबसे पहले इंसान को अपने माने हुए देवता के अनुसार एक सूटेबल डेट और टाइम चूज करना होगा और वो इसके लिए एस्ट्रोमेंसी मैनुअल की मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट उन्हें बताया गया कि एक सिल्वर प्लेटेड मिरर को ध्यान से साफ करें और उसे अपने देवता को सिंबलाइज करने वाली पोजीशन पर रखें। मैजिक मिरर डिविनेशन पर लेक्चर जारी रहा। स्पीकर ने इंस्ट्रक्ट किया कि खुद नहाने के बाद मिरर वाले कमरे में अंधेरा कर देना चाहिए। एक मोमबत्ती जलाकर मिरर के सामने रखनी चाहिए। प्रैक्टिशनर को अपने देवता से सच्चे दिल से प्रार्थना करनी चाहिए और 7 बार प्रार्थना करने के बाद सिल्वर मिरर को हल्के से टॉस करना चाहिए। जिस तरह से वो टूटता है वो देवताओं से मिला एक रिवेशन होता है। क्लाइन वहां मौजूद था और मन ही मन सोचा कि मिस्टर हनास विंसेंट का ऑरा गहरा लाल था, जो इशारा कर रहा था कि वो थोड़ा एंग्शियस फील कर रहा है। बाकी सब कुछ बहुत हेल्दी लग रहा था, तो बस वही एक हिस्सा था जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी। स्पीकर अब ध्यान देने लायक मुख्य सिंबोलिज्म्स का एक ओवरव्यू देगा। ये हालांकि ऑर्थोडॉक्स मैजिक मिरर डिविनेशन था, इसलिए रात के बीच में कैप्टन को उसका गैस मीटर चेक करने के लिए नोटिफाई करने की जरूरत नहीं थी। वो सोचने लगा कि इसका कारण क्या है। बाद में एक पूरे लाल चांद की रोशनी में मेलिसा और बेंसन ने एक्सक्लेम किया, ओ माय गॉडेस, 5 पाउंड्स। मेलिसा और बेंसन टेबल पर थे। मेलिसा ने कहा कि नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है और वो कुछ किताबें खरीदने और अकाउंटिंग पढ़ने जा रही है। वो नहीं चाहती थी कि 5 साल बाद भी उसकी वीकली सैलरी सिर्फ 2 पाउंड्स हो। बेंसन ने जवाब दिया कि सिक्योरिटी कंपनी बहुत जेनरस है। क्लाइन मेलिसा और बेंसन के साथ टेबल पर था। बेंसन ने कहा कि ये चीजें जो वो उन्हें बता रहा है, क्या उन्हें उस पर बिल्कुल शक नहीं है। उसने ऐड किया कि उसे नहीं लगता कि उनमें बैंक लूटने की एबिलिटी या हिम्मत है। मेलिसा ने कहा कि क्लाइन झूठ बोलना जानने वाला इंसान नहीं है। क्लाइन ने जवाब दिया, आहा राइट। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि वो एक्चुअली झूठ बोलने का बहुत आदी हो गया। क्लाइन ने मेलिसा को कहा कि उसे जाकर अपने लिए एक नई ड्रेस खरीदनी चाहिए और ये ना कहें कि पैसे बचाना बेहतर होगा जब तक कि वो सेलेना के 16वें बर्थडे बैंक्वेट में पुरानी ड्रेस पहनना ना चाहती हो। बेंसन भी कुछ ग्रामर बुक्स देख सकता है अगर वो चाहता है कि सोसाइटी उसे सच में डिग्निफाइड तरीके से ट्रीट करे, तो अच्छे से बोल पाना क्रिटिकल है। मेलिसा, बेंसन और क्लाइन अभी भी टेबल पर थे। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि वो भूल गया था कि सिविल सर्वेंट एग्जामिनेशंस लोएन किंगडम में जल्द ही अपीयर होने वाले हैं। अगर बेंसन एडवांस में प्रिपेयर करना शुरू कर दे तो उसे अपने कंपटीशन पर जरूर एक सिग्निफिकेंट एज मिलेगा। बेंसन ने रिमार्क किया कि यह सच था, वो एक्चुअली यह फैक्ट भूल गया था। तीनों ने अपने ग्लासेस उठाए और एक खूबसूरत फ्यूचर के लिए टोस्ट किया। सीन ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी के बाहर शिफ्ट हो गया। हम मैडम रिडीन को सीढ़ियों पर चलते हुए देखते हैं। उसके जूतों से चलते वक्त एक अलग आवाज आ रही थी। वो रुक गई। क्लाइन ने मैडम रिडीन को गुड मॉर्निंग कहकर ग्रीट किया। मैडम रिडीन ने जवाब दिया कि रिचुअलिस्टिक मैजिक बहुत खतरनाक चीज है। क्लाइन अभी जो हुआ उससे हैरान था और उसने एक्सक्लेम किया, हैं? फिर क्लाइन को ओल्ड नील ने गुड मॉर्निंग कहकर ग्रीट किया। ओल्ड नील ने पूछा कि वो क्या था। क्लाइन कंफ्यूज्ड था। ओल्ड नील ने उन्हें अपने घर जाने का सुझाव दिया, ये एक्सप्लेन करते हुए कि उसने जरूरी मटेरियल्स पहले ही कलेक्ट कर लिए हैं। ओल्ड नील ने क्लैरिफाई किया कि वो वहां रिचुअलिस्टिक मैजिक प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि वहां कोई ओपन स्पेस नहीं है। क्लाइन रिचुअलिस्टिक मैजिक के जिक्र से हैरान था। ओल्ड नील ने एक्सप्लेन किया कि जब उसकी वाइफ जिंदा थी तो उसे म्यूजिक पसंद था, इसलिए उन्होंने वहां एक पियानो रखा। फिर उसने क्लाइन को बताया कि वो रिचुअलिस्टिक मैजिक डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा है और क्लाइन को ध्यान से देखना चाहिए और जो वो देखे उसे याद रखना चाहिए। क्लाइन और ओल्ड नील एक टेबल पर आमने सामने बैठे थे। क्लाइन अग्री हुआ। क्लाइन के मन के ख्याल ओल्ड नील जो लिख रहा था उसके बारे में थे। क्लाइन ने ओल्ड नील से पूछा कि वो किस तरह का रिचुअलिस्टिक मैजिक परफॉर्म करने जा रहा है। ओल्ड नील ने अपना गला साफ किया, फिर एक्सप्लेन किया कि वो रिचुअलिस्टिक मैजिक का इस्तेमाल करके अपना 30 पाउंड का डेट चुकाने जा रहा है। क्लाइन के मन के ख्याल थे कि वो हैरान है कि ओल्ड नील ऐसा कर सकता है। डिविनेशन कैटेगरीज के बारे में इंफॉर्मेशन वाला एक पेज दिखाया गया। पेज डिविनेशन कैटेगरीज के बारे में इंफॉर्मेशन के साथ जारी रहा। दूसरी कैटेगरी में स्पिरिट न्यूमोलॉजी, एस्ट्रोमेंसी और उनके वेरियस डेरिवेटिव फॉर्म्स का इस्तेमाल करके की जाने वाली डिविनेशन शामिल थी। इनमें से किसी एक मेथड का इस्तेमाल करने वाले फॉर्चून टेलर्स इंक्वायरर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते, या तो उनसे पूछकर या उनके नेचुरल चेंजेस ऑब्जर्व करके, और फिर उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके रेलेवेंट आंसर्स कैलकुलेट
कैलकुलेट, इन्फर और इंटरप्रेट करते। इन मेथड्स में इंक्वायरर इनिशिएटिव नहीं लेता था, फॉर्चून टेलर लेता था। तीसरी कैटेगरी इंक्वायरर और फॉर्चून टेलर से अलग एक तीसरी पार्टी की पावर का इस्तेमाल करती थी। उइजा बोर्ड्स और प्लेंचेट का इस्तेमाल फॉर्च्यून टेलर को एक अननोन और मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस से डायरेक्ट आंसर्स हासिल करने की कोशिश करने देता था, जबकि ये आमतौर पर सक्सेसफुल नहीं होता था जब यह सक्सीड होता है। और अगर कॉन्टैक्टेड एग्जिस्टेंस एक मेलिशियस वन है तो अक्सर ट्रेजेडी हो सकती है। हनास विंसेंट ने जिस मैजिक मिरर डिविनेशन का जिक्र किया वो डिविनेशन की तीसरी कैटेगरी में आता है। मिरर्स अननोन से जुड़े होते हैं, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के दरवाजे होते हैं। ओल्ड नील ने नापसंदी जाहिर की, यह कहते हुए कि क्लाइन की अनजानापन और बेवकूफ़ी साफ दिख रही है, और सवाल किया कि क्या डन स्मिथ ने उसे मिस्ट्री प्रायर्स के नियम के बारे में बताया था। ओल्ड नील ने जोर देकर कहा कि क्लाइन के शक मिस्ट्री प्रायर्स का अपमान है। क्लाइन ने माफी मांगी। ओल्ड नील ने एक्सप्लेन किया कि रिचुअलिस्टिक मैजिक परफॉर्म करने के लिए टाइम चूज करते वक्त बियॉन्डर्स के लिए एक वाइब्रेंट स्पिरिचुअलिटी होना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर श्योर नहीं है तो वो रेलेवेंट मैनुअल्स चेक कर सकते हैं। क्लाइन और ओल्ड नील एक ही कमरे में हैं। ओल्ड नील ने जोर दिया कि अगर परफॉर्म किए जा रहे मैजिक के रूल्स हैं तो उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। क्लाइन सीयर्स के नियम के बारे में सोचता है और एम्परर की नोटबुक रेफर करने का कंसिडर करता है। क्लाइन को याद दिलाया जाता है कि कोई सिर्फ ऑर्थोडॉक्स गॉड्स जैसे एवरनाइट गॉडेस और लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स से ही प्रे कर सकता है, और अननोन एग्जिस्टेंसेस से कम्युनिकेट करने की कोशिश करने से वो एक खाई में गिर जाएगा। क्लाइन कहता है कि वो ये ध्यान में रखेगा। क्लाइन उस लक एनहांसमेंट सेरेमनी के बारे में सोचता है जो उसने परफॉर्म की थी और सोचता है कि क्या उसने किसी अननोन एग्जिस्टेंस की पावर मांगी थी। ओल्ड नील कहता है कि रिचुअल में लाल कैंडल गॉडेस की लेडी ऑफ क्रिम्सन के रूप में पहचान रिप्रेजेंट करती है, काली कैंडल रात को रिप्रेजेंट करती है और सफेद कैंडल मुझे रिप्रेजेंट करती है। ओल्ड नील आगे कहता है कि रिचुअल प्रोसेस में एक साफ स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है जहां कोई डिस्टर्ब ना हो, जिसे वो कॉजिटेशन और सप्लीमेंट्री आइटम्स का यूज करके क्रिएट करते हैं। ओल्ड नील कहता है कि वो रिचुअल पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करेगा और कोई भी सवाल उसके कंप्लीट होने के बाद पूछा जाना चाहिए। ओल्ड नील एक सफेद पाउडर की प्लेट पर कुछ डालता है। ओल्ड नील ने रिचुअल शुरू किया, एक शुद्ध चांदी के ब्लेड को पवित्र करके उसे साफ और शुद्ध करके रिचुअल में सेवा करने के लिए एवरनाइट गॉडेस लेडी ऑफ क्रिम्सन के नाम का आह्वान करते हुए उसने ब्लेड को पवित्र घोषित किया। क्लाइन रिचुअल को ऑब्जर्व करते हुए अंधेरी रात की शक्ति के लिए प्रार्थना की। इनकेंटेशन को एक्नॉलेज करते हुए ओल्ड नील ने जारी रखा, क्रिम्सन की शक्ति और गॉडेस की प्यार भरी कृपा के लिए प्रार्थना करते हुए उसने कर्ज चुकाने के लिए पैसे के लिए भी प्रार्थना की। क्लाइन के मन के ख्याल थे कि ओल्ड नील की प्रार्थना बहुत डाउन टू अर्थ थी और उसकी सिंप्लिसिटी को छुपाने के लिए काफी नहीं थी, चिंता करते हुए कि गॉडेस शायद गुस्सा हो जाए और कर्ज डबल कर दे। ओल्ड नील ने लेडी की प्रशंसा की। रिचुअल कैंडल्स के क्रैकल करने और एक प्लेट में एक लाल एक्स बने हुए कागज के जलने के साथ जारी रहा। ओल्ड नील ने रिचुअल को पूरा घोषित किया। क्लाइन सोचने लगा कि क्या कर्ज चुकाया जा चुका है और आखिर कैसे चुकाया गया। ओल्ड नील पवित्र ब्लेड पकड़े हुए ने जवाब दिया कि उसे भी नहीं पता, लेकिन ये जरूर एक रीजनेबल तरीके से चुकाया जाएगा। ऑल्ड्री हॉल एक बैंक्वेट में थी और उसके मन के ख्याल वहां के लोगों के बारे में थे कि वो सब डिसेंट एक्टर्स हैं। उसने नोट किया कि काउंट वुल्फ का सबसे छोटा बेटा अपने हाथों से बहुत इशारे करता था, जिससे उसकी बातें अविश्वसनीय लगती थीं। डचेस डेला अपनी हंसी को कई बार अपने बाएं हाथ से ढक रही थी, अपने हाथ पर लगे सफायर को दिखाते हुए। ऑड्री हॉल ने यह भी ऑब्जर्व किया कि बैंक्वेट शुरू होने के बाद से उसने अपने हस्बैंड ड्यूक नेगन से आई कांटेक्ट नहीं किया था और वो एक दूसरे से उतना प्यार करते हुए नहीं लग रहे थे जितना वो सबको विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे थे। ऑड्री हॉल एक पर्दे के पास खड़ी थी जो सरसराया। सूजी पर्दे के पीछे से झांकी और उसने सोचा, सूजी? क्लाइन के मन के ख्याल थे कि फिर से लगभग मंडे होने वाला है। वो एक जहाज पर था, पानी में सफर कर रहा था। एल्गर विल्सन से उनके करंट सफर के मकसद के बारे में पूछा गया। एल्गर विल्सन ने जवाब दिया कि वो एक आदमी का पीछा कर रहे हैं जिसके साथ 7 या 8 साल का एक बच्चा है। एल्गर विल्सन ने आगे कहा कि वो आदमी ऑरोरा ऑर्डर का लिसनर है। एक बिना चेहरे वाले इंसान ने पूछा कि क्या एक वॉलेट खो गया था। बिना चेहरे वाले इंसान ने कहा कि उसमें लगभग 300 पाउंड होने चाहिए और उनका मास्टर इतनी ईमानदारी दिखाने के लिए उस इंसान को इनाम देगा। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि ओल्ड नील ने एक खोया हुआ वॉलेट उठाकर अपनी कर्ज की समस्या हल कर ली थी और उसने इस तरह के इवेंट्स की उम्मीद नहीं की थी। क्लाइन ने सोचा कि यह सिर्फ मैजिक की पावर है। क्लाइन ने ओल्ड नील के कर्ज के बारे में सोचना बंद करने का फैसला किया। इसके बजाय क्लाइन ने सोचा कि क्या उसे अपनी आफ्टरनून वहीं बितानी चाहिए या क्या उसे डिविनेशन क्लब जाना चाहिए। डर्डन स्मिथ ने पूछा कि सिचुएशन कैसे प्रोग्रेस कर रही है। किसी ने जवाब दिया कि उन्होंने पहले ही डिटरमाइन कर लिया है कि नोटबुक रेबीबर के हाथों में है, लेकिन वो पूरी तरह से गायब हो गया है।
डर्डन स्मिथ ने एक्सप्लेन किया कि वेरियस नाइटहॉक टीम्स रे बीबर के ठिकाने पर नजर रखे हुए हैं। उसने ऐड किया कि बैकलैंड डायोसिस सील्ड आर्टिफैक्ट टू टेजेरो 49 को भी वहां एस्कॉर्ट करेगा, जो कभी एंटिगोनस फैमिली का था और रे बीबर के वंशज को कंफर्म करने में उनकी मदद कर सकता है। डन स्मिथ ने क्लाइन को फिलहाल बाहर जाते रहने को कहा, यह सजेस्ट करते हुए कि वो शायद घूमते वक्त सेंस कर पाएगा कि नोटबुक अभी कहाँ है। क्लाइन ने एक्नॉलेज किया और कहा कि वो बाहर जा रहा है। डन स्मिथ और क्लाइन साथ खड़े थे। डन स्मिथ काउंटडाउन कर रहा था, कहते हुए 3, 2। क्लाइन ने बीच में टोका, कहते हुए वेट। डन स्मिथ ने पूछा कि क्या कुछ और है। क्लाइन ने एक्सक्लेम किया, मुझे पता था। डन स्मिथ ने कहा कि कभी कभी सपोर्ट रोल्स में बियॉन्डर्स को भी फाइट करना पड़ सकता है। उसने ऐड किया कि अपनी फायर आर्म्स ट्रेनिंग मेंटेन करने के अलावा क्लाइन को एक कॉम्बैट ट्रेनर लेने का भी कंसिडर करना चाहिए। उसने क्लैरिफाई किया कि शर्त यह है कि क्लाइन एक फॉर्मल मेंबर बने। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि उसने अपनी ट्रेनिंग और डेली टास्क पूरे कर लिए हैं और अब उसके डिविनेशन क्लब जाने का टाइम है। एंजेलिका और क्लाइन एक कमरे में थे। एंजेलिका ने कहा, गुड आफ्टरनून मैडम एंजेलिका। क्लाइन ने कहा, गुड आफ्टरनून मिस्टर मोरिटी। एंजेलिका ने एक्सप्लेन किया कि मिस्टर ग्लेसिस कल वहां था और वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए। उसने कहा कि वो क्लाइन को उसकी लंग कंडीशन के बारे में बताने के लिए थैंक यू कहना चाहता था। फिर उसने पूछा कि क्या उसने ये भी कहा कि वो एक डॉक्टर है। एंजेलिका ने क्लाइन से पूछा कि क्या ये सच है कि वो मिस्टर ग्लेसिस को सिर्फ ऑब्जर्व करके बता सकता है कि उसे एक छुपी हुई लंग डिजीज है। क्लाइन ने जवाब दिया कि उसे लगा मिस्टर ग्लेसिस ने गलत समझा और ये एक्चुअली एक तरह की डिविनेशन थी। फिर क्लाइन ने एंजेलिका को बताया कि उसकी बॉडी बहुत हेल्दी है, लेकिन कुछ ऐसे दर्द और दुख हैं जिन्हें उसे अपने दिल में बंद नहीं रखना चाहिए। एंजेलिका हैरान थी। क्लाइन ने सजेस्ट किया कि वो माउंटेन क्लाइंबिंग करने जाए या एक ट्रेजिक स्टेज प्ले देखे ताकि उसके इमोशंस पूरी तरह से बाहर निकल सकें। किसी ने दरवाजे पर नॉक किया और क्लाइन ने कहा, प्लीज कम इन। एक यंग वुमेन एंटर हुई, क्लाइन को ग्रीट करते हुए और कहते हुए कि रिसेप्शन डेस्क पर लेडी ने उसे उसके पास आने की सलाह दी। क्लाइन ने बदले में उसे ग्रीट किया, पूछते हुए कि उसे क्या कहकर पुकारना चाहिए। एक अन्ना नाम की औरत ने अपने फियांसे की सिचुएशन डिवाइन करने के लिए हेल्प मांगी। उसने एक्सप्लेन किया कि वो मार्च में बिजनेस के लिए सदर्न कॉन्टिनेंट गया था और एक टेलीग्राम भेजा था जिसमें लिखा था कि वो जून 3 को घर वापस आने के लिए निकलेगा, लेकिन वो अभी तक लौटा नहीं था। क्लाइन ने अन्ना की रिक्वेस्ट सुनी, फिर उससे अपने फियांसे का नाम, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ लिखने को कहा और अगर हो सके तो उसके जन्म का एग्जैक्ट टाइम भी। जब अन्ना लिख रही थी, क्लाइन ने ऑब्जर्व किया कि उसके पेट के आसपास का पीला रंग थोड़ा डल था और उसके इमोशंस का रंग बहुत गहरा डार्क था, मेनली चिंता और बेचैनी की वजह से। अन्ना ने लिखना खत्म किया। क्लाइन ने अपने मन में सोचा कि उस आदमी का नाम जॉयस मेयर था और उसकी नाक बात जैसी हॉकिश चोंच जैसी थी, बाल छोटे सुनहरे ब्लॉन्ड थे और वो अभी 27 साल का भी नहीं हुआ था। क्लाइन ने अन्ना को बताया कि डिविनेशन करने के लिए उसे थोड़ा टाइम और बिल्कुल शांति चाहिए होगी और उसे बाहर वेट करने को कहा। अन्ना मान गई। क्लाइन ने सोचा कि यह उसकी पहली रिक्वेस्ट थी, इसलिए वो इसमें बिल्कुल गड़बड़ नहीं कर सकता था। उसने जॉयस मेयर का पता लगाने के लिए ड्रीम डिविनेशन यूज करने का सोचा। क्लाइन ने फोकस किया जॉयस मेयर की करंट सिचुएशन के बारे में सोचते हुए। क्लाइन के अंदर के विचार गूंज रहे थे। जॉयस मेयर की करंट सिचुएशन पर फोकस करते हुए क्लाइन एक कुर्सी पर बैठा था, जॉयस मेयर की इंफॉर्मेशन वाला पेपर पकड़े हुए। क्लाइन ने पूरा ध्यान लगाया जॉयस मेयर की करंट सिचुएशन के बारे में सोचते हुए। सीन बदला और जॉयस मेयर कमर तक एक गुलाबी लाल लिक्विड में दिखा। बहुत शॉक्ड लग रहा था। वो सोच रहा था कि क्या वो सच में जॉयस मेयर है। अचानक टूटे हुए कांच की तरह बिखरे हुए इमेजेस फ्लैश हुए जिसमें एक शानदार बिल्डिंग दिखी। क्लाइन के मन की आवाज ने इशारा किया कि ऐसा लग रहा था जैसे जॉयस मेयर सुरक्षित वापस आ गया है। बिखरे हुए इमेजेस वापस आए और क्लाइन का चेहरा दिखा जो एक बर्बाद बिल्डिंग की तरफ ऊपर देख रहा था। वो सोच रहा था कि ये जगह क्या है। क्लाइन एक बर्बाद बिल्डिंग में खड़ा था, एक बड़े लाल घूमते हुए पैटर्न की तरफ ऊपर देख रहा था। वो हैरान हुआ और पूछा कि उसे कौन देख रहा है। एक पत्थर के स्ट्रक्चर के अंदर एक चमकता हुआ बादल जैसा शेप दिख रहा था। हवा में एक हिस की आवाज गूंज रही थी। एक डार्क सूट पहने हुए फिगर हवा में गिर रहा था। टूटे हुए पत्थरों और मलबे के बीच छोटे नुकीले टुकड़े नीचे गिर रहे थे। क्लाइन सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। उसका हाथ उसके चेहरे पर था। वो सोच रहा था कि जो सीन उसने शुरू में देखा था वो उसके डिविनेशन का रिजल्ट था और वो सोच रहा था कि उसके बाद क्या हुआ। क्लाइन अपने सिर पर हाथ रखे दिखा पहाड़ों पर बने एक महल के बारे में सोच रहा था जो इंसानों के लिए नहीं बना था और एक शांत निगाह के बारे में। क्लाइन सोच रहा था कि क्या यह वो एंटिटी थी जिससे उसने अपने लक एनहाउसमेंट सेरेमनी के दौरान कांटेक्ट किया था या फिर यह एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक से बाहर आई थी। क्लाइन सोच रहा था कि नोटबुक में एक नेशन ऑफ एवरोनाइट का जिक्र था जो हॉर्नाकिस माउंटेन्स में एग्जिस्ट करता था और अब उस सपने में महल एक पहाड़ की चोटी पर था।
क्लाइन के अंदर के विचारों ने इशारा किया कि वो सच में इन चीजों से दूर नहीं भाग सकता और वो बस यही उम्मीद कर सकता था कि वो लोग रे बीबर को जल्द ही पकड़ लें। क्लाइन के अंदर के विचारों ने इशारा किया कि उसे रिसेप्शन रूम में जाकर मिस अन्ना को अपने डिविनेशन के रिजल्ट्स बताने चाहिए। किसी ने पूछा कि क्या वो जवाब डिवाइन कर पाया। क्लाइन ने पूछा कि क्या उस व्यक्ति के घर के सामने या मिस्टर मेयर के घर के सामने कोई खिलौना विंडमिल पवन चक्की है। वो व्यक्ति हैरान रह गई और बोली कि वो एक गिफ्ट था जो मिस्टर मेयर ने उसे दिया था और उसने उसे अपने फ्रंट डोर के ठीक बाहर लगा रखा था। उसने पूछा कि क्लाइन को इसके बारे में कैसे पता चला। क्लाइन ने कहा कि मिस्टर जॉयस मेयर इस वक्त उसके घर पर मेहमान हैं और उनके साथ एक हादसा हुआ है और उन्हें उसके कंफर्ट और गर्म झप्पी की जरूरत है। वो व्यक्ति चिल्ला उठी लॉर्ड ऑफ स्टीम को पुकारते हुए और पूछा कि क्या यह सच है कि उसका बेचारा जॉयस वापस आ गया है। उसने क्लाइन का शुक्रिया अदा किया। क्लाइन ने सोचा कि उसने उसे पूरा एक सोली दिया जबकि उसकी कीमत सिर्फ 8 पेंस थी। उसने सोचा कि ये बुरा नहीं है और ये उसकी पहली रिक्वेस्ट थी और उसे पहले से ही टिप मिल गई। क्लाइन घर वापस आ गया। बेंसन ने गुड आफ्टरनून कहा। बेंसन ने मिसेस शॉर्ड के विजिट के बारे में बताया और कैसे वो उन स्नैक्स से सैटिस्फाइड थी जो उन्होंने उसे ऑफर किए थे। उन्होंने मेंशन किया कि उसने उन्हें कभी अपने घर आने का इनविटेशन दिया था और वो एक काइंड लेडी थी। मेलिसा ने कहा कि बस एक ही प्रॉब्लम थी कि उसकी पूरी फैमिली लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स में विश्वास रखती थी। उसने ऐड किया कि वो मानते थे कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए और लड़कियां सिर्फ घर पर ही एजुकेशन ले सकती हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और जब तक वो उनके मामलों में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करती वो एक अच्छी पड़ोसी रहेगी। क्लाइन ने मेलिसा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि उनका लोएन किंगडम बहुत से अलग अलग फेथ्स और बिलीव्स वाला देश है। मेलिसा सहमत हुई। क्लाइन ने सोचा कि बेंसन और मेलिसा आखिरकार सो गए। क्लाइन अपने बेड पर बैठा था कुछ सोचते हुए। उसे रियलाइज हुआ कि उसने मिस्टिसिज्म के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था और बहुत सी अलग अलग चीजें हो चुकी थीं। उसने डिसाइड किया कि अब वक्त आ गया है कि वो बैठे और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करे, ये मानते हुए कि इससे उसके लिए फ्यूचर का सामना करना आसान हो जाएगा। वो अपनी डेस्क पर बैठा, सामने एक खुली नोटबुक और इनकेबल रखे हुए। उसने लिखना शुरू किया, ये सवाल करते हुए कि पोशंस को डाइजेस्ट करने के लिए एक्टिंग की क्यों है। उसने लिखा कि अगर वो पोशंस के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बल्कि डाइजेशन पर फोकस करना चाहिए। उसने रीजन दिया कि पोषण को कंट्रोल करना एक जानवर को पालतू बनाने जैसा है, चाहे कितना भी अच्छा कंट्रोल हो। वो कभी अपने मास्टर का हिस्सा नहीं बनेगा और हमेशा यह रिस्क रहेगा कि वो अपने मास्टर पर ही हमला कर दे। डाइजेशन हाउएवर यूजर द्वारा उसे तोड़ने, एब्जॉर्ब करने, उसके साथ फ्यूज होने और उसे अपने अंदर इंटीग्रेट करने जैसा है। वो डाइजेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में श्योर था, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि एक्टिंग डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है। एक सीयर के तौर पर अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर वो फिलहाल 2 हाइपोथेसिस बना सकता था जिन्हें वो फ्यूचर में टेस्ट करेगा। उसने लिखा कि पहला हाइपोथेसिस ये था कि पोषण के नाम के बेसिस पर एक्ट करने से किसी के बॉडी, हार्ट और सोल की स्टेट्स बदल जाती हैं, जिससे वो पोषण के कोर में बचे हुए जिद्दी साइकीज के नेचर के करीब आ जाते हैं। इससे पोषण और यूजर के बीच रेजोनेंस होता है, जिससे ग्रेजुअल एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन हो पाता है। दूसरा हाइपोथेसिस ये था कि बचे हुए साइकीज कंप्लीट डिफेंसिव मैकेनिज्म्स वाले कंप्यूटर्स की तरह थे। अगर पोषण यूजर पोषण पर अटैक करके उसे तोड़ना चाहता है तो पहले उन्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए एक बग, एक सिक्योरिटी होल या एक के ढूंढनी होगी। किसी भी पोषण का नाम इस दिशा में एक क्लू देता है, इसलिए वो एक्टिंग के थ्रू अपने बॉडी, हार्ट और सोल को डिस्गाइज कर सकता है। सिस्टम के डिफेंसेस को यह धोखा दे सकता है कि वो कोई आउटसाइडर नहीं बल्कि उन्हीं में से एक है। उसका मानना था कि यह हाइपोथेसिस एम्परर रोजेल के डिस्क्रिप्शन के अनुसार था। क्लाइन लिखता रहा सोचते हुए कि एक्टिंग का सच में इफेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर वो ये जानना चाहता है कि इससे क्या स्पेसिफिक चेंजेस आते हैं तो उसे इंतजार करना और ऑब्जर्व करना होगा। उसके अंदर के विचार उभरे ये सवाल करते हुए कि सीयर्स जो मिस्टिसिज्म के तरीकों में बहुत नॉलेजेबल होते हैं, उनके पास कॉम्बैट में इफेक्टिवली फाइट करने के मीन्स क्यों नहीं होते। वो सोच रहा था कि क्या ये एक गेम जैसा हो सकता है और अलग अलग कैरेक्टर क्लासेस को बैलेंस करने की जरूरत होती है। वो सोचता रहा शायद इसलिए क्योंकि किसी भी पोषण की एफिकेसी को कंट्रोल करने की जरूरत होती है, या शायद इसलिए क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ एक ही सोर्स से आया है और क्योंकि सब कुछ क्रिएटर के टुकड़ों से बना है जो मूल रूप से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बने थे। हर चीज की अपनी शॉर्टकमिंग्स होनी ही चाहिए। अब जब उसने सोचा तो लक एनहांसमेंट रिचुअल को क्लासिक रिचुअलिस्टिक मैजिक में कैटेगराइज किया जा सकता था और उस तरह के रिचुअलिस्टिक मैजिक के हमेशा 3 पार्ट्स होते हैं, एक सैक्रिफाइस, एक इनकंटेशन और एक स्पेसिफिक सब्सटेंटिव गोल। दिमाग में उसने अपनी नोटबुक को देखा, रियलाइज करते हुए कि उसने उस लक एनहाउसमेंट रिचुअल को परफॉर्म करते वक्त कभी कोई स्पेसिफिक गोल इंडिकेट नहीं किया था। उसने ये भी क्लियर नहीं किया था
कि वो रिचुअल किस एग्जिस्टेंस के लिए था। वो किताब क्विंटेसेंशियल डिविनेशन एंड आर्कन आर्ट्स ऑफ द छिन एंड हान डायनेस्टी, उसने सच में उसे बर्बाद कर दिया था। उसे अचानक कुछ रियलाइज हुआ और वो चिल्ला उठा, रुको। क्लाइन, जिसने अभी रुको कहा था, अब रिचुअलिस्टिक मैजिक के बारे में सोच रहा था और कैसे ये हमेशा वेरियस एग्जिस्टेंस से हेल्प मांगने के लिए यूज किया जाता था। वो सोच रहा था कि अगर उसने इनकेंटेशन को मॉडिफाई किया ताकि उसके शुरुआती शब्द उसकी तरफ डायरेक्टेड हों, तो अगर कोई वो रिचुअल परफॉर्म करे तो क्या वो उनकी रिक्वेस्ट सुन पाएगा। क्लाइन ने फिर मेलिसा को अपने मेंटर कोहेन क्वेंटिन के लिए एक लेटर दिया, साथ में पोस्टेज स्टैंप के लिए पैसे भी। उसने मेंशन किया कि उसकी छुट्टी है और पूछा कि क्या वो स्कूल जाते वक्त लेटर मेल कर सकती है। मेलिसा मान गई। क्लाइन ने सोचा कि शायद कोहेन क्वेंटिन और दूसरों को हॉर्नाकस माउंटेन्स के बारे में कुछ पता हो। बेंसन ने मेलिसा से कहा कि उनके निकलने का टाइम हो गया है। मेलिसा ने जवाब दिया कि वो आ रही है। क्लाइन ने फिर सोचा कि फिर से मंडे आ गया है और शायद उसे अपने हाइपोथेसिस टेस्ट करने चाहिए। क्लाइन के अंदर के विचार फिर उभरे, नोट करते हुए कि जस्टिस के ऑरा की गहराइयों में रंग मिल गए थे और एक हो गए थे और जस्टिस सच में एक बियॉन्डर बन गई थी। इस बीच हैंडमैन के ऑरा की गहराइयों में रंग पहले से कहीं ज्यादा प्योर था। वो सोच रहा था कि क्या वो एक लेवल आगे बढ़ गया है। क्लाइन के अंदर के विचार फिर उभरे, चिल्लाते हुए, रुको। उसने नोटिस किया कि जस्टिस की चेयर के पीछे का पैटर्न बदल रहा था। उसने पहचाना कि ये मिस्टिसिज्म के सिंबल्स में से एक था और इसका मतलब जायंट ड्रैगन था। उसने ये भी नोट किया कि हैंग्ड मैन के पीछे का सिंबल विंडस्टॉर्म, सेलर और कीपर ऑफ द सी का मतलब वाला सिंबल था। उसने सोचा कि ये आम बात है और उसे इसमें कोई इशू नहीं दिखा। क्लाइन सोच में था, ये सोचते हुए कि उसकी चेयर के पीछे कौन सा सिंबल था। फिर किसी ने जस्टिस को कॉन्ग्रेचुलेट किया, उसे इन्फॉर्म करते हुए कि वो अब एक बियॉन्डर बन गई है। जस्टिस ने मिस्टर फूल और मिस्टर हैंगमैन का शुक्रिया अदा किया, उनकी हेल्प के लिए अपनी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए और नोट करते हुए कि वो जितनी जल्दी उसने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा जल्दी बियॉन्डर बनने में कामयाब हो गई थी। ऑड्रे हॉल और एल्गर विल्सन से पूछा गया कि क्या उनमें से किसी को एम्परर रोजिल की डायरी के कोई टुकड़े मिले हैं। एल्गर विल्सन ने जवाब दिया कि उसे 2 पेजेस मिले हैं और उसने उनके कंटेंट्स याद कर लिए हैं। ऑड्रे हॉल ने कहा कि उसके पास एक पेज है। क्लाइन ने अपनी जगह से कहा कि ये बहुत अच्छा है और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उन कंटेंट्स को एक्सप्रेस करें। एल्गर विल्सन और ऑड्रे हॉल ने फिर उन डायरी पेजेस के कंटेंट्स प्रोजेक्ट किए जो उन्हें मिले थे। डायरी पेज में ये एंट्रीज थी। पहली एंट्री में सवाल किया गया था कि सीयर्स, जो मिस्टिसिज्म के तरीकों में बहुत नॉलेजेबल होते हैं, उनके पास कॉम्बैट में इफेक्टिवली फाइट करने के मीन्स क्यों नहीं होते। डायरी ने फिर पॉसिबल रीजंस ऑफर किए। ये वैसा है जैसा अतीत पास्ट में वेब नॉवेल्स में पढ़ा गया था, जहां गेम रियलिटी बन गया है। ऐसे में अलग अलग कैरेक्टर क्लासेस अलग अलग स्पेशलाइजेशंस के साथ आएंगे जिन्हें एक दूसरे के अगेंस्ट बैलेंस करना होगा। लेकिन इसका कोई इंडिकेशन नहीं था कि ये दुनिया एक गेम में सेट है और कोई मिशंस या इस तरह की कोई चीज नहीं थी। यह सोचने का तरीका छोड़ दिया गया क्योंकि इसके सही होने की संभावना बहुत कम थी। इस दुनिया का फंडामेंटल लॉ बैलेंस है। क्रिएटर ने यह दुनिया बैलेंस के कोर आइडिया को ध्यान में रखकर बनाई है। सिमिलर सीक्वेंस लेवल्स पर पोशंस की पावर लेवल्स भी सिमिलर होनी चाहिए। अगर कोई पोशन जिस सीक्वेंस लेवल पर है उसके लिए बहुत पावरफुल है तो उसके यूजर के लिए कोलैप्स होना और कंट्रोल खोना बहुत आसान हो जाएगा। अगर कोई पोशन बहुत वीक है तो वो अपने यूजर को डिजायर्ड बियॉन्डर पावर्स नहीं दे पाएगा। इसलिए सभी पोशंस के ओवरऑल पावर लेवल्स बैलेंस्ड होने चाहिए। अगर कोई पोशन किसी एक चीज के लिए खास तौर पर स्ट्रांग है तो उसे दूसरी चीज के लिए वीकर होना चाहिए। इस दुनिया में सब कुछ एक ही सोर्स से आया है, यानी टेक्निकली सब कुछ क्रिएटर के टुकड़ों से बना है। क्योंकि वेरियस टुकड़े मूल रूप से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बने थे, उन सब की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, लेकिन अपनी शॉर्टकमिंग्स भी हैं। डायरी पेज में यह एंट्री भी थी। आज जो सीखा उसके अनुसार लक एनहाउसमेंट रिचुअल को क्लासिक रिचुअलिस्टिक मैजिक में कैटेगराइज किया जाता है। ऐसे मैजिक के लिए हमेशा 3 चीजें चाहिए होती हैं। एक सैक्रिफाइस जो कांटेक्ट किए जा रहे एग्जिस्टेंस की इंटरेस्ट जगाए, इनकैंटेशंस का एक सेट जो उस एग्जिस्टेंस को डिस्क्राइब करे और अपनी रिक्वेस्ट के एग्जैक्ट गोल को कन्वे करने का एक सिंपल तरीका। इस नॉलेज के साथ अब ये क्लियर है कि लक एनहांसमेंट रिचुअल में एक सीरियस इशू था। उसमें सिर्फ डायरी पेज एंट्री के साथ कंटिन्यू हुआ, एक्सप्लेन करते हुए कि लक एनहांसमेंट रिचुअल में एक सीरियस इशू था क्योंकि उसमें सिर्फ पहली 2 चीजें थीं, तीसरी नहीं। राइटर ने स्टेपल फूड्स के रूप में एक सैक्रिफाइस प्रोवाइड किया था और एक स्क्वायर में काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हर बार 4 कदम चले थे। राइटर ने यह भी क्लियरली इंडिकेट किया था कि रिचुअल किसकी तरफ डायरेक्टेड था, क्योंकि इनकांटेशन में ब्लेसिंग्स स्टेम फ्रॉम द इमॉर्टल लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ फ्रेज शामिल था। लेकिन राइटर ने रिचुअल के किसी भी पार्ट में लक एनहांस करने का गोल डिस्क्राइब नहीं किया था।
दूसरे शब्दों में, कांटेक्ट किए गए एग्जिस्टेंस को ये पता ही नहीं चला कि लक एनहाउसमेंट रिचुअल से क्या मांगा जा रहा था, तो उसने बस वैसा ही किया जैसा उसे सही लगा। राइटर ने रिचुअल को रिडिजाइन करने और उसे ज्यादा कंप्लीट बनाने का सोचा। रिचुअल का गोल अर्थ पर वापस जाना, राइटर की दुनिया, दोस्तों और फैमिली के पास वापस जाना हो सकता था। लेकिन फिर इससे एक सवाल उठता था, क्या कांटेक्ट किया गया एग्जिस्टेंस अपनी मर्जी से काम कर रहा था या उसके एक्शंस का कोई गहरा मतलब था? साथ ही वो एग्जिस्टेंस जिसे इनकैंटेशन डिस्क्राइब करता है, क्या वो इस दुनिया में वही एग्जिस्टेंस है जो दूसरी दुनिया में है? राइटर को लक एनहाउसमेंट रिचुअल परफॉर्म करने पर पहली और दूसरी बार बिल्कुल अलग रिजल्ट्स मिले। तो अगर ये दोनों दुनियाओं में सचमुच वही एग्जिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो एग्जिस्टेंस बस अपनी मर्जी से काम कर रहा था। लेकिन फिर राइटर दूसरी और तीसरी बार के बाद ग्रे फॉग के ऊपर अपीयर हुआ और दोनों बार जस्टिस और द हैंग्ड मैन से बेसिकली बिना किसी डिफरेंस के कनेक्ट कर पाया। ऐसा क्यों है? फिर अगर कल जब राइटर चौथी बार रिचुअल परफॉर्म करेगा, अगर वही रिजल्ट्स मिलते हैं, तो इसका मतलब होगा कि रिचुअल के इफेक्ट्स कंसिस्टेंट हैं। इसका मतलब होगा कि अननोन एग्जिस्टेंस का एक एजेंडा है जिसके बारे में राइटर को नहीं पता। अगर ऐसा है तो रिचुअल में नए डिस्क्रिप्शंस और रिक्वेस्ट्स ऐड करने से जरूरी नहीं कि डिजायर्ड रिजल्ट्स मिले, बल्कि ऐसा करने से रिचुअल कॉम्प्लिकेट हो सकता है और एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। पहली बार जब राइटर ने रिचुअल परफॉर्म किया तो उसके रिजल्ट्स बाद के टाइम से अलग थे। ये मानते हुए कि हर बार वही एग्जिस्टेंस कंटेक्ट किया जाता है, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि राइटर जिस दुनिया में है उसके अनुसार अलग रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि ये एक अलग इंटरफेस यूज करने जैसा होगा? तो फिर राइटर रिचुअल को कैसे रिडिजाइन कर सकता है ताकि उसे डिजायर्ड आउटकम मिले? अगर राइटर इस असम्पशन के साथ आगे बढ़ता है कि पहली बार रिचुअल परफॉर्म करते वक्त एक अलग एग्जिस्टेंस कांटेक्ट किया गया था बाद के टाइम्स के मुकाबले, तो राइटर के बहुत से सवालों का जवाब आसानी से मिल सकता है। इसी तरह ये पैक्ट की दूसरी और तीसरी बार रिचुअल से वही रिजल्ट मिला, इसका मतलब है कि राइटर जिस एग्जिस्टेंस से कांटेक्ट कर रहा है उसका एक सर्टेन एजेंडा है। राइटर को नहीं लगता कि उसे बदला जा सकता है, कम से कम अभी के लिए तो नहीं। फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है, रिचुअल किसको कांटेक्ट कर रहा है, वो कहाँ है और वो कोई क्लूज या गाइडेंस क्यों नहीं दे रहे? शायद वो फॉग की दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं कहीं गहराई में। क्या राइटर उन्हें एक सोता हुआ स्लेम्बरिंग एग्जिस्टेंस मान सकता है जो कुछ स्टिमुलाई पर फिक्स्ड रिस्पॉन्सेज देता है? लेकिन अगर राइटर दूसरे तरह के स्टिमुलाई प्रोवाइड करे तो क्या वो इंटरफेयर नहीं करेगा? अगर ऐसा है तो राइटर स्टिमुलस के तौर पर एक मॉडिफाइड रिचुअल यूज कर पाएगा और ये गेज कर पाएगा कि कंसिस्टेंट रिस्पॉन्सेज मिलते हैं या नहीं। इस तरह राइटर आखिरकार अर्थ पर वापस जाने का सही तरीका पता लगा पाएगा। लेकिन इस अप्रोच के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो एग्जिस्टेंस शायद सो नहीं रहा होगा। ऐसे में जैसे टेस्ट राइटर ने अभी लिखे हैं, उनके पोटेंशियली भयानक टेरिफाइंग आउटकम्स हो सकते हैं। ऐसे टेस्ट सच में खतरनाक हो सकते हैं। राइटर जो पहला अटेम्प्ट करेगा उसे बहुत ज्यादा सावधानी, कॉशन के साथ करना होगा। राइटर को उसे इस तरह डिजाइन करना होगा कि वो एग्जिस्टेंस गुस्सा न हो। क्लाइन के बाकी नोट्स चाइनीज से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हुए डिस्प्ले हुए। एक छोटा कार्टनिश क्लाइन अपीयर हुआ कहते हुए कि जल्दी करो और उसे नोट्स डिस्ट्रॉय करने दो, क्योंकि अगर ओल्ड नील को पता चला कि वो चाइनीज लिख सकता है तो वो गया काम से। अप्रैल 11 की डायरी एंट्री में एक नेमलेस आइलैंड की डिस्कवरी के बारे में लिखा था जो सेफ सी रूट से दूर था और एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रीचर से भरा हुआ था। एंट्री से यह सवाल उठा कि क्या एम्परर रोजेल ने समुद्री सफर किया था। फिर अप्रैल 15 की एंट्री में नोट किया गया कि ग्रिम अजीब तरह से एक्ट करने लगा था, जिससे पॉसिबल इन्फेक्शन की चिंता बढ़ गई थी। बाद में मई 21 की एंट्री में मेंशन किया गया कि चर्च ऑफ द गॉड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप ने 2 चॉइसेस प्रेजेंट किए थे, 7th जो उनका था और मिस्ट्री प्रायर। राइटर ने सोचा कि उनके पास 7th के लिए कंप्लीट सीक्वेंस पाथवे था, जिससे वो ऑब्वियस चॉइस बन गया। उन्होंने ये भी नोट किया कि जब उन्होंने खुद को 7th के रूप में असर्ट किया और वैसा एक्ट किया तो वो विस्पर्स जो उन्हें पागल कर रहे थे काफी हद तक शांत हो गए। उन्होंने सोचा कि क्या ये वो एक्टिंग थी जिसका जिक्र मिस्ट्रियस मिस्टर जराटुल ने किया था। फिर राइटर ने डायरी के एक्टिंग के डिस्क्रिप्शन पर सोचा और कंक्लूड किया कि उनका पिछले दिन का असेसमेंट शायद सही था। फिर उन्होंने मिस्टर फूल को एड्रेस किया। क्लाइन ने माफी मांगी, ये एक्सप्लेन करते हुए कि वो डायरी के कंटेंट्स में बहुत ज्यादा डूबा हुआ था। फिर ऑड्री हॉल बोली मिस्टर फूल और मिस्टर हैंग्डमैन को एड्रेस करते हुए, ये कहते हुए कि उसके पास 3 सवाल हैं और वो वैल्यूएबल आंसर्स के लिए कीमत चुकाने की पूरी कोशिश करेगी। ऑड्री हॉल को आगे बढ़ने को कहा गया। ऑड्री हॉल का पहला सवाल था कि एक्टिंग का असल मतलब क्या है। पहला तरीका है कासल पर जबरदस्ती इन्वेड करना। दूसरा तरीका है कासल के मालिक से उन्हें अंदर बुलवाना, गेस्ट्स की तरह डिस्गाइज करके कासल में इन्फिल्ट्रेट करना। फिर ऑड्री हॉल ने सवाल किया कि क्या एक पोशन का नाम एक्चुअली एक इन्विटेशन है
एल्गर विल्सन ने कंफर्म किया कि हाँ, ऑड्री हॉल ने कहा कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक्टिंग इस तरह से यूज होती है। फिर उसने कहा कि ऐसे वैल्यूएबल आंसर को फ्री में नहीं लिया जा सकता और मिस्टर फूल से पूछा कि वो बदले में क्या चाहेंगे। क्लाइन ने सोचा कि वो भूला नहीं है कि उसे अभी भी उसे एम्परर रोजेल की डायरी का एक और पेज देना है। फिर उसने सोचा कि वो रोजेल की डायरी के और पेजेस या एंटिगोनस फैमिली के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है। फिर क्लाइन ने सोचा कि सियर के बारे में इंफॉर्मेशन मांगना शायद उसकी द फूल वाली प्रोफाउंड इमेज को डैमेज कर देगा। फिर एल्गर विल्सन ने कहा कि उस केस में ऑड्री हॉल मिस्टर फूल को उसके आंसर के लिए यहीं और अभी पे कर सकती है। फिर उसने कहा कि एंटिगोनस फैमिली की हिस्ट्री कैटेक्लिज्म एपक तक ट्रेस की जा सकती है, जो फोर्थ एपक से पहले आया था। फिर उसने कहा कि उनका सेकंड ब्लेस्फेमी स्लेट से भी कुछ लेना देना है। क्लाइन के मन के ख्याल थे कि ब्लेस्फेमी स्लेट डिवाइन के 22 रस्ते रिकॉर्ड करता है, इतना इंपॉर्टेंट आइटम, और सच में एक दूसरा भी है। फिर ऑड्री हॉल ने कहा द सेकंड ब्लेस्फेमी स्लेट। फिर एल्गर विल्सन ने कहा कि पहला ब्लेस्फेमी स्लेट सेकंड एपक डार्क एपक के दौरान अपीयर हुआ था, दूसरा स्लेट थर्ड एपक के एंड में अपीयर हुआ था। फिर उसने कहा कि ब्लेस्फेमी स्लेट्स पर इंफॉर्मेशन को 7 मेजर चर्चेस द्वारा स्ट्रिक्टली सीक्रेट रखा जाता है। वो बस इतना जानता है कि दोनों डिवाइन के रास्तों से इन्वॉल्व हैं। ऑड्री हॉल ने पूछा कि एम्परर रोजेल ने जो ब्लेस्फेमी स्लेट देखा था वो पहला था या दूसरा। एल्गर विल्सन ने जवाब दिया कि वो दूसरा था। क्लाइन के मन के ख्याल थे कि द हैंगमैन ने एक बार कहा था कि वेरियस सीक्वेंस पोशंस के नाम ब्लेस्फेमी स्लेट से डिराइव किए गए हैं। फिर क्लाइन ने सोचा कि कहते हैं एम्परर रोजेल ने एक बार ब्लास्फेमी स्लेट देखा था और वो स्लेट डिवाइन के 22 रास्ते रिकॉर्ड करता है, जो एक डेक ऑफ कार्ड्स की तरह हैं। फिर क्लाइन ने सोचा कि एक लंबे पीरियड के एक्सपेरिमेंटेशन के बाद और ब्लास्फेमी स्लेट के जन्म के साथ पोशन सिस्टम धीरे धीरे परफेक्ट हो गया था और सीक्वेंस चेन्स बन गई थी। फिर क्लाइन ने सोचा कि उस पॉइंट पर 7 मेजर चर्चेस में से हर एक कम से कम एक कंप्लीट सीक्वेंस कंट्रोल करता है। फिर क्लाइन ने सोचा कि द कैप्टन ने भी मेंशन किया था कि पोशंस ब्लास्फेमी स्लेट से रिलेटेड हैं और सच में डिवाइन के रास्ते ही सीक्वेंस पाथवेज हैं। फिर एल्गर विल्सन ने कहा कि सोलोमन डायनेस्टी के टाइम फोर्थ एपक में एंटिगोनस फैमिली अभी भी सिर्फ एक ऑर्डिनरी नोबल फैमिली थी। जब तक उन्होंने ट्यूडर एम्पायर की स्थापना को सपोर्ट नहीं किया तब तक वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं बने, लेकिन वॉर ऑफ द 4 सॉवरेंस के बाद ट्यूडर एम्पायर का ब्लड एम्परर मर गया। एंटिगोन्स, एमन, अब्राहम और जेकब फैमिलीज सब अपने पेडेस्टल से गिर गए और उन्हें 7 गॉड्स द्वारा शिकार किया गया। एंटिगोन्स फैमिली को चर्च ऑफ द एवरोनाइट गॉडेस ने खत्म कर दिया। फिर एल्गर विल्सन ने कहा कि मिस्टर फूल चर्च ऑफ द एवरोनाइट गॉडेस या वो कुछ एंशिएंट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस शायद उसे और बता सकते हैं। फिर एल्गर विल्सन ने कहा कि रोज स्कूल ऑफ थॉट एक है, मोसेस एसेटिक ऑर्डर दूसरा। वो सोचने लगा कि क्या साइकोलॉजी एल्केमिस्ट भी एक गिने जाते हैं। ऑड्री हॉल ने कहा कि पेमेंट बहुत अच्छी थी और वो उससे सेटिस्फाइड थी। फिर उसने कहा कि ये उसकी खुशी है। फिर ऑड्री हॉल ने कहा कि वो अपना दूसरा सवाल पूछने जा रही है। ऑड्री हॉल ने पूछा कि स्पेक्टेटर में अगला पोर्शन क्या कहलाता है और वो उसके बारे में क्लूज कहाँ ढूंढ सकती है। एल्गर विल्सन ने कहा कि वो ही उसे इस रास्ते पर लाया था, इसलिए वो इस सवाल का जवाब फ्री में देने के लिए ऑब्लिगेटेड है। उसने कहा कि स्पेक्टेटर के बाद सीक्वेंस एट टेलीपैथिक है। सीक्वेंस 7 को एंशिएंट टाइम्स में साइकी एनालिस्ट कहते थे, लेकिन अब उसे साइकेट्रिस्ट कहते हैं। उसने ये सब साइकोलॉजी अल्केमिस्ट के एक मेंबर से पता किया था, लेकिन इससे पहले कि वो पूछे कि वो इस इंडिविजुअल को कहाँ ढूंढ सकती है, उसे अफसोस था। उसने उसे पहले ही समुद्र की तह में भेज दिया था। ऑड्री हॉल हैरान थी कि एल्गर विल्सन ने साइकोलॉजी अल्केमिस्ट के मेंबर को समुद्र की तह में भेज दिया था। फिर उसने अपना गला साफ किया और अपना तीसरा सवाल पूछा। उसने पूछा कि अगर एक ऑर्डिनरी एनिमल सीक्वेंस 9 पोर्शन पी ले तो क्या होगा। क्लाइन के मन के ख्याल थे कि ये एक अजीब सवाल है और सोचने लगा कि क्या ऑड्री हॉल ने ऐसी कोई बेवकूफी की है। एल्गर विल्सन ने कहा कि ऑर्डिनरी एनिमल्स इंसानों की तरह कॉजिटेशन नहीं सीख सकते, इसलिए हाई प्रोबेबिलिटी है कि एनिमल ऑन द स्पॉट मर जाएगा। ये भी पॉसिबल है कि एनिमल एक मॉन्स्टर में ब्रेक डाउन हो जाए, लेकिन अगर एनिमल सर्वाइव कर पाता है तो वो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रीचर बन सकता है। वो शायद और भी स्मार्ट हो जाए। ऑड्री हॉल ने कहा कि वो समझ गई और उसके पास कोई और सवाल नहीं है। क्लाइन के मन के ख्याल थे कि अब उसके मॉडिफाई किए हुए रिचुअलिस्टिक मैजिक को ट्राई करने का टाइम है। फिर क्लाइन ने कहा कि उसके पास कुछ है जिसके लिए उनके कोऑपरेशन की जरूरत है। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो ये उनके लिए फायदेमंद होगा, इसलिए वो एडिशनल कॉम्पेंसेशन नहीं देगा। उसने मेंशन किया कि पास्ट में उसने एक तरीका ढूंढने का जिक्र किया था जिससे वो लोग लीव्स ऑफ एब्सेंसेस मांग सकें जब उनके लिए यहाँ ना कन्वीनियंट ना हो। क्लाइन ने ऑड्री हॉल और एल्गर विल्सन को रिचुअलिस्टिक मैजिक एक्सप्लेन किया। उसने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया कि जब वो वापस जाएं तो उन्हें एक ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहां वो अकेले हो सके। फिर उन्हें एक ऑल्टर के चारों कोनों पर 4 बिल्कुल नई कैंडल्स रखनी चाहिए। नेक्स्ट, उन्हें हर 4 कैंडल के पास स्टेपल फूड की सर्विंग्स रखनी चाहिए।
और एक सिल्वर नाइफ का यूज करके एक सिल्ड स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। फिर उसने उन्हें मून फ्लावर्स, गोल्ड मिंट, स्लम्बर फ्लावर्स, फिंगर्ड सिट्रन और रॉक रोज को मिक्स करने, डिस्टिल करने और फिर हर कैंडल पर एक ड्रॉप डालने को कहा। ऑड्री हॉल ने कॉरेस्पॉन्डिंग इनकेंटेशन के बारे में पूछा। क्लाइन ने इनकेंटेशन रिसाइट करना शुरू किया, उस फूल को डिस्क्राइब करते हुए जो इस एरा का नहीं है, ग्रे फोक के ऊपर का मिस्टीरियस रूलर, येलो और ब्लैक का किंग, वो जो गुड लक विल्ड करता है। एल्गर विल्सन इनकेंटेशन से हैरान था, सोच रहा था कि फूल कितना पावरफुल है और क्या वो एक गॉड के लेवल पर है। ऑड्री हॉल ने सोचा कि अगर ये रिचुअलिस्टिक मैजिक सच में मिस्टर फूल की तरफ ही डायरेक्टेड है तो उन्हें उसे बहुत ज्यादा रेवरेंस के साथ बात करना शुरू करना होगा। क्लाइन के मन के ख्याल थे कि वो सोच रहा था कि क्या फूल एक एंशिएंट एग्जिस्टेंस है और शुक्र है वो हमेशा उसके प्रति बहुत रिस्पेक्टफुल रहा है। क्लाइन ने इनकेंटेशन जारी रखा, मदद के लिए प्रे करते हुए और फिंगर्ड सिट्रन, सूरज से बिलोंग करने वाली हर्ब से रिक्वेस्ट करते हुए कि वो प्लीज अपनी पावर्स उसके इनकेंटेशन को दे। क्लाइन के मन के ख्याल थे कि जस्टिस और हैंग्ड मैन जिस तरह से रिएक्ट कर रहे थे उन्हें धोखा दिया गया है। फिर क्लाइन ने कहा कि लेडी और सर, क्या आप दोनों ने इसे याद कर लिया है? उसने उम्मीद की कि वो वेडनेसडे से पहले ये रिचुअल परफॉर्म कर सकते हैं। ऑड्री हॉल और एल्गर विल्सन ने कहा कि वो करेंगे। फिर क्लाइन ने कहा कि अब जब उन्होंने बिजनेस खत्म कर लिया है तो कैजुअल कॉन्वर्सेशन का टाइम है और उनमें से कोई एक शुरू कर सकता है। ऑड्री हॉल ने ये बात उठाई कि मिस्टर फुल, उसने जो एग्जाम स्क्रीनिंग्स और सिविल और पॉलिटिकल अफेयर्स के सेपरेशन का प्रपोज किया था उसे बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से काफी अप्रूवल मिला है और बहुत लाइकली है कि वो 6 महीने बाद रियलिटी बन जाएंगे। क्लाइन ने बात जारी रखी, ये मेंशन करते हुए कि हाल के डेकेड्स में वेरियस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस अपनी एक्टिविटीज हाई फ्रीक्वेंसी के साथ कर रहे हैं और उन्होंने कई नए और लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस का उदय भी देखा है। उसने ऐड किया कि कुछ एंशिएंट पावर्स अपनी नींद से जाग रही हैं। क्लाइन के मन के ख्याल थे कि लीव ऑफ एनविल थे, रिचुअल का इनकेंटेशन अब सीधे उसकी और इस ग्रे फॉग की दुनिया की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए और भले ही वो उनकी रिक्वेस्ट रिसीव ना कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि ग्रे फॉग नहीं कर सकता। ऑड्री हॉल और एल्गर विल्सन अब दिखाई नहीं दे रहे थे। क्लाइन ने कहा कि अगर शेयर करने के लिए और कुछ नहीं है तो उन्हें आज की गैदरिंग वहीं खत्म करनी चाहिए। उन्होंने जवाब दिया, गैदरिंग खत्म करने पर एग्री करते हुए। क्लाइन के मन के ख्याल थे कि यह प्यूपिल लेस आई है जो सीक्रेसी को सिंबलाइज करता है और चेंज की कंटोर्टेड लाइंस, लेकिन दोनों सिंबल्स अपने आप का एक हिस्सा मिस कर रहे हैं। क्लाइन ने अपना हाथ एक लाल सिंबल पर रखा जो दीवार पर चमक रहा था। क्लाइन के मन के ख्याल थे कि ये इनकम्प्लीट सीक्रेट्स और इनकम्प्लीट चेंजेस हैं और वो सोचने लगा कि जब वो उन्हें ऐड करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा। क्लाइन ने सोचा कि उस वक्त उसने सिर्फ कैजुअली इमेजिन किया था और उसने कोई स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं सोचे थे कि ये महल कैसा दिखना चाहिए। तो वो सोचने लगा कि अब इस जगह का डिजाइन आखिर किस पर बेस्ड है। क्लाइन के मन के ख्याल थे कि ये जगह सच में मिस्ट्रीज से भरी हुई है और वो सोचने लगा कि क्या यहाँ कोई नए चेंजेस होंगे जब वो और भी स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। उसने गैदरिंग के दौरान उनकी बातों के सारे की पॉइंट्स याद कर लिए हैं और सेफ्टी के लिए वो डेफिनेटली उनमें से किसी को भी राइटिंग में सरवाइव नहीं करने दे सकता। क्लाइन एक मोमबत्ती से कागज का एक टुकड़ा जला रहा था। क्लाइन के मन के ख्याल थे कि भले ही उसने बेसिकली एक्टिंग का मतलब समझ लिया है, अलग अलग लोगों की सियर क्या होना चाहिए इसके लिए अलग अलग डेफिनेशंस हैं। क्लाइन के मन के ख्याल थे कि अगर वो चाहता है कि उसकी एक्टिंग पोर्शन की डेफिनेशन को सबसे ज्यादा क्लोजली मिमिक करे तो उसे नॉन स्टॉप प्रैक्टिस और एडजस्टमेंट के जरिए ही वहां तक पहुंचना होगा। क्लाइन, एंजेलिका और मिस्टर ग्लेसिस एक बिल्डिंग के बाहर थे। एंजेलिका और मिस्टर ग्लेसिस ने क्लाइन को ग्रीट किया। एंजेलिका ने क्लाइन को पिछले दिन दी गई सलाह के लिए थैंक यू कहा, ये कहते हुए कि वो अब बहुत बेहतर फील कर रही है और ये इस पूरे साल में सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड फील कर रही है। क्लाइन ने जवाब दिया कि ये उसकी खुशी है। मिस्टर ग्लेसिस सोचने लगा कि क्या क्लाइन उस दिन आएगा। क्लाइन और मिस्टर ग्लेसिस बात कर रहे थे और मिस्टर ग्लेसिस ने मेंशन किया कि लगता है वो अपनी बीमारी से पूरी तरह से छुटकारा पा चुका है। क्लाइन ने कंफर्म किया कि हाँ सही है। मिस्टर ग्लेसिस ने मेंशन किया कि शुक्र है उसकी वाइफ अपने घर के पास एक अमेजिंग अपोथेकरी से एक मैजिकल मेडिसिन हासिल कर पाई और यही वजह थी कि वो मौत से लड़ पाया। क्लाइन के मन के ख्याल थे कि एक अमेजिंग अपोथेकरी और मैजिकल मेडिसिन बियॉन्डर के जुरिस्डिक्शन में कुछ हो सकता है। एक कागज के टुकड़े पर डायरी की एंट्रीज दिखाई गईं। पहली एंट्री अप्रैल 8 की थी और उसमें मेंशन किया गया था कि ऑथर ब्लैक किंग के बो पर खड़ा था अपने हाथ फैलाए हुए और ग्रिम और एडवर्ड्स से कहा, मेरी किस्मत तुम्हारी है। मैंने ग्रिम और एडवर्ड्स से कहा, मेरी किस्मत तुम्हारी है, मैंने अपनी हर चीज फॉग सील के अंत में छोड़ दी है। उन्हें मेरा जोक बिल्कुल समझ नहीं आया और उन्होंने पूछा कि क्या मेरे पास सच में और भी खजाने हैं। ऑथर को ये बोरिंग लगा और कहा कि अगर वो ऐसे ही करते रहे तो वो उसके 4 हॉर्समैन ऑफ द एपोकैलिप्स नहीं बन सकते।
अगली एंट्री अप्रैल 11 की थी और उसमें मेंशन किया गया था कि ऑथर ने एक नेमलेस आइलैंड डिस्कवर किया जो सेफ सी रूट पर नहीं था। वहां बहुत सारी एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रीचर्स की स्पीशीज थी। ऑथर उन्हें एनिमल्स कहता, लेकिन उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बीइंग्स कहना प्रेफर करता था। किसी भी हालत में उस आइलैंड पर कई पर्टिकुलरली अजीब तरह की क्रीचर्स रहते थे। अगर डार्विन वहां ट्रांसमाइग्रेट हो गया होता तो वो किसी भी तरह अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन नहीं लिख पाता। आखिरी एंट्री अप्रैल 15 की थी और उसमें मेंशन किया गया था कि ग्रिम अचानक थोड़ा अजीब बिहेव करने लगा है और ऑथर सोचने लगा कि क्या वो किसी चीज से इन्फेक्ट हो गया है। डायरी एंट्रीज जारी रहीं। अक्टूबर 2 को ऑथर ने लिखा कि उसे कंसल्ट किए बिना ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उसे एबल फैमिली की मैटिल्डा से शादी करनी होगी। वो उसे पहले कभी मिला भी नहीं था। वो मना करने वाला था, भले ही उसे घर से भागना पड़े और खुद सर्वाइव करना पड़े। वो इस शादी के खिलाफ लड़ेगा। अक्टूबर 5 को ऑथर ने लिखा कि मिस मैटिल्डा बहुत खूबसूरत थी। अक्टूबर 6 को ऑथर ने लिखा कि उसकी पर्सनैलिटी और डिमीनर बिल्कुल उसके टाइप के थे और वो इस शादी का इंतजार करने लगा था। अक्टूबर 9 को ऑथर ने लिखा कि उन्होंने एक्चुअली उसे द सन ऑफ द स्टीम कहा और उसे वो बहुत पसंद आया। मई 21 को ऑथर ने लिखा कि चर्च ऑफ द गॉड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप ने उसे 2 चॉइसेस दिए, 2 शुरुआती सीक्वेंस पाथवेजेस। एक 7 था जो उनका था और एक मिस्ट्री प्रायर था जो उन्होंने मोसेस एसेटिक ऑर्डर से हासिल किया था। मई 22 को ऑथर ने लिखा कि उनके पास 7 के लिए कंप्लीट सीक्वेंस पाथवे था, लेकिन मिस्ट्री प्रायर के लिए नहीं, इसलिए 7 ऑब्वियस चॉइस था। भले ही मिस्टिसिज्म के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन उसे घर वापस जाने में मदद कर सकती है, अगर वो इनफ स्ट्रांग नहीं है तो अगर वो दोबारा ट्रांसमाइग्रेट करना चाहता है तो उसे एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ेगी। क्या ये एक्सटर्नल हेल्प का सोर्स, ये एक्सटर्नल एंटिटी अच्छा होगा या बुरा, दयालु या दुष्ट, वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए यह बहुत डेंजरस होगा। ऐसा होने पर क्यों ना खुद को स्ट्रांग करने पर फोकस किया जाए ताकि वो अपनी पावर से वापस जा सके। और इसलिए क्या कंप्लीट सीक्वेंस उसके लिए अवेलेबल है या नहीं, यह उसके डिसीजन लेने में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था। मई 23 को ऑथर ने लिखा कि वो एक 7 बन गया है। पोशन की पावर से उसने एक्चुअली पास्ट में सीखा हुआ सारा नॉलेज याद कर लिया, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और वगैरह। उसने ना सिर्फ नॉलेज याद किया बल्कि उस नॉलेज और उसके पॉसिबल एप्लीकेशंस और इम्प्लीकेशंस की गहरी समझ भी हासिल की। उसने कहा कि ये एक जॉब है जो उसके जैसे किसी के लिए एक ऑल्टरनेट रेल्म से ट्रांसमाइग्रेट हुए इंसान के लिए स्पेसिफिकली टेलर की गई है। वो इस एडवांटेज का पूरा फायदा उठाएगा। उसने कहा कि अगर वो अपनी प्रेजेंट स्टेट में अपने हाई स्कूल के 3रे साल में वापस जाता तो वो डेफिनेटली एक टॉप टियर स्कॉलर बन जाता। अगर वो फिर किसी सर्टेन एरिया में स्पेशलाइज कर सकता तो वो बिना ज्यादा मुश्किल की एक साइंटिस्ट भी बन सकता था। मई 26 को ऑथर ने लिखा कि वो एक 7th होने का स्टेटस एंजॉय कर रहा है। एक अजीब बात जो मेंशन करने लायक है वो ये है कि जब वो खुद को 7th के रूप में असर्ट करता है और वैसा दिखने की पूरी कोशिश करता है तो वो जो विस्पर सुनता है, वो जो उसे लगभग पागल कर चुके थे, काफी हद तक शांत हो गए। वो अपने कभी कभार गुस्से के आउटबर्स्ट को भी कंट्रोल कर पाया था। उसने डायरी के मामले को भी याद किया था। वो सोचने लगा कि क्या ये वो एक्टिंग है जिसका जिक्र मिस्टीरियस मिस्टर जराटुल ने उसे किया था। यह पोशंस से होने वाले साइड इफेक्ट्स को रिजॉल्व करने की हो सकती है। क्लाइन मन ही मन सोचता है कि यह पेजेस रोजल गुस्तावो की डायरी के हैं जो जस्टिस और द हैंग्ड मैन ने ढूंढे हैं। क्लाइन मन ही मन सोचता है कि उसका ट्रांसमाइग्रेशन में सीनियर और वो सच में अलग हैं, लेकिन उसे ये एडमिट करना पड़ेगा कि वो उसके जैसे लोगों से काफी जलता है। क्लाइन और मिस्टर ग्लेसिस बातचीत में लगे हुए थे। मिस्टर ग्लेसिस ने एक अपोथेकरी के नाम और लोकेशन के बारे में पूछा, यह एक्सप्लेन करते हुए कि फॉर्चून टेलर्स कभी कभी बीमार हो जाते हैं और वो फ्यूचर में उनसे मेडिसिन खरीदना चाहेगा। क्लाइन ने जवाब दिया, अपोथेकरी का नाम लॉसन उल्टा स्पेल करके और उसकी शॉप का एड्रेस लॉसन फोल्ड हर्ब स्टोर 18 लॉर्ड स्ट्रीट ईस्ट बरो में। मिस्टर ग्लेसिस ने अपनी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस की। फिर मिस्टर ग्लेसिस ने क्लाइन से उसके लिए कुछ डिविनेशन परफॉर्म करने को कहा, ये प्रॉमिस करते हुए कि वो क्लाइन के सेट किए हुए प्राइस के अकॉर्डिंग पे करेगा। क्लाइन एग्री हो गया, ये कहते हुए कि 8 पेंस काफी होंगे, और सजेस्ट किया कि वो डिविनेशन रूम्स में से किसी एक में चलें, स्पेसिफिकली टोपाज रूम। मिस्टर ग्लेसिस सहमत हो गया और वो टोपाज रूम जाने पर एग्री हो गए। मिस्टर ग्लेसिस ने एक्सप्लेन किया कि उसके पास एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है और वो इन्वेस्टमेंट फेल होने का रिस्क नहीं उठा सकता। वो जानना चाहता था कि क्या वो सक्सेसफुल होगा। क्लाइन ने उसे सिचुएशन डिस्क्राइब करने को कहा। मिस्टर ग्लेसिस ने एक्सप्लेन किया कि मिस्टर लेनेवस ने हॉर्नासिस माउंटेन्स में हाई क्वालिटी आयरन ओर का एक बहुत बड़ा डिपॉजिट डिस्कवर किया है। उसने जमीन खरीद ली है और एक स्टीलवर्क्स कंपनी सेटअप की है।
जेनरस रिटर्न्स वाले अर्ली शेयर्स इश्यू करके कैपिटल रेज करने का प्लान बना रहा है। जब क्लाइन ने एक पेन से कागज पर एक सर्कल ड्रॉ करना शुरू किया तो उसने पूछा कि क्या मिस्टर ग्लेसिस श्योर है कि मामला ड्यूबियस नहीं है और क्या मिस्टर लानेवस ट्रस्टवर्दी है। मिस्टर ग्लेसिस ने जवाब दिया कि मिस्टर लानेवस के लैंड डीड पर गवर्नमेंट सील है और उसने सर ड्यूविविल और मेयर के साथ उसका एक ग्रुप फोटो देखा है। क्लाइन ने रिटॉर्टेड किया कि एक ग्रुप फोटो कुछ भी प्रूव नहीं करता। क्लाइन ने अपनी डिविनेशन खत्म की। उसने कहा कि एस्ट्रोलैब के अकॉर्डिंग मामला बहुत बुरा जाएगा। उसने वार्न किया कि मिस्टर ग्लेसिस सरफेस पर जो प्रॉस्पेरिटी देख रहा है उसके नीचे एक गहरा अंधेरा है और उसने दूर रहने की सलाह दी। मिस्टर ग्लेसिस ने क्लाइन को थैंक यू कहा, ये कहते हुए कि जब वो घर वापस जाएगा तो क्लाइन की सलाह पर सीरियसली कंसीडर करेगा। क्लाइन ने इंटरनली सीयर की हेल्पलेसनेस के बारे में सोचा, ये नोट करते हुए कि वो सजेशंस दे सकता है लेकिन दूसरों के लिए डिसीजंस नहीं ले सकता। बाद में क्लाइन अपनी डेस्क पर बैठा था जब मिस्टर मेयर आया, उसे गुड आफ्टरनून मिस्टर मोरेटी कहकर ग्रीट करते हुए। मिस्टर मेयर ने क्लाइन को एना को दी गई इंफॉर्मेशन के लिए थैंक यू कहा, ये ऐड करते हुए कि वो क्लाइन की एबिलिटीज की लगातार तारीफ कर रही थी। फिर मिस्टर मेयर ने एक्सप्लेन किया कि वो एक सपना इंटरप्रेट करवाने आया है। क्लाइन हैरान लगा, पूछते हुए, एक सपना? मिस्टर मेयर ने कंफर्म किया कि जब से वो वापस आया है उसे हर रात वही बुरा सपना आ रहा है। मिस्टर मेयर ने अपना बुरा सपना डिस्क्राइब किया। वो सपना देखता कि जब वो अल्फाल्फा से गिरा तो किसी ने उसे पकड़ लिया लेकिन वो कभी उनका चेहरा साफ नहीं देख पाता। इसके अलावा वो अपने दूसरे हाथ से किसी और को पकड़े हुए होता, एक फेलो पैसेंजर जिसका नाम यूनिस किम था। यूनिस किम के स्ट्रगल करने की वजह से मिस्टर मेयर को लगता कि वो यूनिस किम का वेट सहन नहीं कर पाएगा और उसके पास छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। उसी पल उसके ऊपर वाला इंसान भी छोड़ देता। मिस्टर मेयर कुछ पकड़ने की बहुत कोशिश करता लेकिन वो हमेशा अनेबल रहता। फिर उसकी बॉडी गिरने लगती तेजी से और फिर वो जाग जाता। क्लाइन ने ध्यान से सुना और फिर मिस्टर मेयर को बताया कि अगर उसे बार बार वही बुरा सपना आ रहा है तो ये उसकी स्पिरिचुअलिटी का एक रिमाइंडर है, साथ ही डिवाइन से मिला एक रेवलेशन भी। क्लाइन ने कहा कि मिस्टर मेयर ने अल्फाल्फा पर जो ट्रेजेडी एनकाउंटर की वो जो भी थी उसने उसे ट्रॉमेटाइज कर दिया है। उस ट्रॉमा ने उसे बहुत सारे डिटेल्स ओवरलुक करने पर भी मजबूर कर दिया है जो वो पहले ही डिस्कवर कर चुका था। फिर काइन ने पूछा कि क्या यूनिस किम ने मिस्टर मेयर से कुछ मांगा था जब वो बोट पर थे और क्या मिस्टर मेयर फिर मदद नहीं कर पाया और क्या यूनिस किम आखिरकार अपनी किस्मत के आगे हार गया। काइन मिस्टर मेयर का किस्सा सुनता रहा। क्लाइन ने कहा कि उसे उस आदमी के लिए कोई सिंपैथी नहीं है जिसने बोट के क्रू और पैसेंजर्स को मार डाला। क्लाइन ने क्लैरिफाई किया कि वो मिस्टर मेयर को ब्लेम या डाउट नहीं कर रहा है लेकिन सवाल किया कि क्या यूनिस किम का हाथ छोड़ने का बार बार सपना आना रिग्रेट इंडिकेट करता है। मिस्टर मेयर ने एडमिट किया कि वो इस एहसास से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है कि अल्फाल्फा पर कुछ एबनॉर्मल हुआ था। वो सोचने लगा कि अगर उसने हाथ नहीं छोड़ा होता तो वो शायद यूनिस किम से पूछ पाता कि उसने अचानक ऐसा क्यों किया, जैसे उस पर कोई शैतान सवार हो गया हो। क्लाइन ने पॉइंट आउट किया कि मिस्टर मेयर चीजों पर डाउट कर रहा है और ओवरलुक्ड डिटेल्स एक भयानक कंक्लूजन की तरफ ले जा रहे हैं। क्लाइन ने एक्सप्लेन किया कि मिस्टर मेयर की स्पिरिचुअलिटी उसे बता रही है कि जो इंसान उसे गिरने से रोक रहा था वो सीरियसली सस्पेक्ट है लेकिन उसका सबकॉन्शियस उसे ये देखने से रोक रहा है कि वो कौन है। क्लाइन ने सजेस्ट किया कि वो इंसान कभी मिस्टर मेयर का कंपेनियन था, उसकी किस्मत पर कंट्रोल रखता था या शायद उसकी जान भी बचाई थी। मिस्टर मेयर को रियलाइज हुआ कि उसने अपने सपने में जिस इंसान को देखा वो मिस्टर ट्रिस था। मिस्टर मेयर ने क्लाइन को अपना सपना इंटरप्रेट करने के लिए थैंक यू कहा और कहा कि वो अब समझ गया है और पुलिस स्टेशन जाएगा। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि अल्फाल्फा पर कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ था और अगर कैप्टन मौजूद होते तो वो मिस्टर मेयर के सपनों से पूरी सच्चाई पता लगा पाते। बाद में डन स्मिथ और क्लाइन साथ थे। डन स्मिथ ने क्लाइन को गुड मॉर्निंग कैप्टन कहकर ग्रीट किया। फिर डन स्मिथ ने क्लाइन को एक अरेस्ट वारंट दिखाया, ये कहते हुए कि एक बहुत ही ब्रूटल बियॉन्डर टिंगन में एंटर हुआ। डन स्मिथ ने एक्सप्लेन किया कि इनिशियल एस्टिमेट्स के अनुसार ट्रिस थियोसोफी ऑर्डर का सीक्वेंस एट इंस्टिगेटर है। डन स्मिथ ने ऐड किया कि अल्फाल्फा पर हुई ट्रेजेडी के लिए जिम्मेदार इंसान अभी अननोन है और टिंगन पहुंचने के बाद उसका ठिकाना भी अननोन है। डन स्मिथ और क्लाइन साथ थे और डन स्मिथ ने कहा कि ट्रिस और अल्फाल्फा इंसिडेंट में एक बियॉन्डर शामिल है। डन स्मिथ ने रिवील किया कि वो इंसिडेंट में शामिल किसी को जानता है, जॉयस मेयर, और उसने पिछली रात मशीनरी हाइव माइंड स्क्वाड की मदद की थी। डन स्मिथ ने कंफर्म किया कि ट्रेजेडी के लिए ट्रिस जिम्मेदार है। क्लाइन और ओल्ड नील साथ थे और क्लाइन ने इंस्टिगेटर के सीक्वेंस पाथवे और थियोसोफी ऑर्डर के नेचर के बारे में पूछा। ओल्ड नील ने जवाब दिया कि अब वक्त आ गया है कि क्लाइन को बियॉन्डर्स और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी जाए। क्लाइन के मन के ख्याल डन स्मिथ से सहमत थे, बियॉन्डर्स और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस की बेहतर समझ की जरूरत को एक्नॉलेज करते हुए, खासकर क्योंकि वो अगली रात अंडरग्राउंड मार्केट जाने वाला था।
क्लाइन और ओल्ड नील साथ चल रहे थे और क्लाइन ने अंडरग्राउंड मार्केट विजिट के टाइमिंग पर सवाल किया। ओल्ड नील ने जवाब दिया कि वो उस तरह का इंसान है जो कर्ज अदा न होने पर चैन से सो नहीं सकता और वो हमेशा जल्द से जल्द अपना कर्ज चुकाने की कोशिश करता है। ओल्ड नील ने कहा कि वो चाइनीज गेट जाएगा रेवन डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने, जिन्हें सिर्फ वहीं पढ़ा जा सकता है और साथ नहीं ले जा सकते। क्लाइन के मन के ख्याल ओल्ड नील के कर्ज चुकाने के लिए रखे पैसों को खर्च करने के यूफेमिस्टिक अप्रोच पर सवाल कर रहे थे। क्लाइन एक टेबल पर बैठा डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन कर रहा था। उसने डिटेल पर रिमार्क किया और पूछा कि क्या डॉक्यूमेंट्स में सीयर पाथवे से रिलेटेड पोर्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन है। क्लाइन एक टेबल पर बैठा जोर से डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन कर रहा था। उसके मन के ख्याल सीयर के बाद उसके सीक्वेंस में आने वाले पोर्शंस पर फोकस थे और इस फैक्ट पर कि दूसरे सीक्वेंस पाथवेज पर भी इंफॉर्मेशन थी। क्लाइन ने सीक्वेंस एट पर इंफॉर्मेशन कंसिडर की, ये नोट करते हुए कि करस्पॉन्डिंग बियॉन्डर फाइटिंग में स्किल्ड और बहुत चालाक था और सोचने लगा कि क्या इंफॉर्मेशन सही है। क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करता रहा और उसके मन के ख्याल सीक्वेंस 7 पर फोकस थे, जिसमें लिखा था कि कॉरेस्पॉन्डिंग बियॉन्डर बहुत तेजी से स्पेल्स कास्ट कर सकता है और उसकी बॉडी की इनहेरेंट स्किल्स और सुपरनैचुरल पावर्स एक हो जाती हैं। क्लाइंट के मन के ख्याल एक्सप्रेस करते हैं कि सीक्वेंस 7 वही है जो वो एक अपग्रेडेड सेयर के लिए एक्सपेक्ट करता। क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करता रहा और उसके मन के ख्याल इस फैक्ट पर फोकस थे कि सीक्वेंस पाथवे पहले सोलोमन एम्पायर के ज़राटल फैमिली द्वारा बनाया गया था और ये शक था कि यहाँ एंशिएंट सीक्रेट ऑर्डर के साथ कोई कनेक्शन है। क्लाइंट ने डॉक्यूमेंट्स देखे और उसके मन के ख्याल ज़राटल नाम पर फोकस थे और ये उस इंसान का नाम था जिसने एम्परर रोजेल को एक्ट करने की याद दिलाई थी। उसने ये भी नोट किया कि इंस्टिगेटर और थियोसॉफी ऑर्डर पर भी इंफॉर्मेशन थी। क्लाइंट और ओल्ड नील एक टेबल पर बैठे थे और क्लाइंट एक डॉक्यूमेंट एग्जामिन कर रहा था। डॉक्यूमेंट में लिखा था कि थियोसॉफी ऑर्डर के ओरिजिन्स को 2 अलग अलग सीक्वेंस पाथवेज के जरिए एग्जामिन किया जा सकता है। पहले में अप्रेंटिस और ट्रिकमास्टर शामिल थे। डॉक्यूमेंट में लिखा था कि दूसरे में असैसिन और इंस्टिगेटर शामिल थे जो डेमोनस सेक्ट की तरफ इशारा करते थे। क्लाइंट ने ओल्ड नील से पूछा कि डेमोनस सेक्ट किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, ये नोट करते हुए कि डॉक्यूमेंट उनके बारे में कोई डिटेल्स नहीं दे रहा था। डॉक्यूमेंट में लिखा था कि डेमोनस सेक्ट प्राइमोडियल डेमोनस में विश्वास रखती है और उसे क्रिएटर से पैदा होने वाली सबसे पहली बीइंग मानती है। वो यह भी मानते हैं कि वो आखिरकार हर चीज की अंडर होगी। डॉक्यूमेंट में लिखा था कि उनके सीक्वेंस पाथवे सब इस एंड से रिलेटेड हैं और प्राइमोडियल डेमोनस उस सीक्रेट एग्जिस्टेंस के करीब पहुंचने के लिए। डॉक्यूमेंट में लिखा था कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अपर एशेलॉन्स पूरी तरह से औरतों से बने हैं। उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होली कैथेड्रल में छुपाई गई है। हालांकि सुना है कि उनका मिशन डिजास्टर्स फैलाना है। क्लाइंट के मन के ख्याल इस फैक्ट पर फोकस्ड थे कि डिजास्टर फैलाना इंस्टिगेटर और असैसिन जो कर सकते हैं उसके साथ पूरी तरह से लाइन में था। क्लाइंट एक टेबल पर बैठा पड़ी हुई इंफॉर्मेशन पर विचार कर रहा था। उसने सोचा कि डेमोनन सेक्ट के सीक्वेंस पोर्शंस औरतों के लिए ज्यादा सूटेबल लगते हैं, इसलिए मिस्टर ट्रिस का फ्यूचर थोड़ा अंधेरा लग रहा था। क्लाइंट के मन के ख्याल सोचते हैं कि उसने जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी उसके अनुसार सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस को बेसिकली 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी में 4th एपक के दौरान पैदा हुई एंशिएंट ऑर्गेनाइजेशंस शामिल थीं। इसमें मोसिस एसेटिक ऑर्डर, सीक्रेट ऑर्डर, ब्लड सैंक्टिफाई सेक्ट और डेमोनस सेक्ट शामिल थे। दूसरी कैटेगरी 5th एपक, करंट एपक के शुरू में पैदा हुई ऑर्गेनाइजेशन से बनी थी। इसमें थियोसॉफी ऑर्डर, न्यूमन्स एपिस्कोपेट, लाइफ स्कूल ऑफ थॉट और रोड स्कूल ऑफ थॉट शामिल थे। तीसरी कैटेगरी उन ऑर्गेनाइजेशंस से बनी थी जो सिर्फ पिछले 1 या 200 सालों में अपेयर हुई थी। इसमें ऑरोरा ऑर्डर, आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर, एलिमेंट डॉन और साइकोलॉजी एल्केमिस्ट शामिल थे। क्लाइंट एक कुर्सी पर बैठा था और उसके मन के ख्याल उम्मीद कर रहे थे कि उसका टैरो क्लब किसी लिस्ट पर ना आ जाए। क्लाइंट को अचानक अपने सिर में दर्द महसूस हुआ। उसके मन के ख्याल सोचने लगे कि क्या हो रहा है। क्लाइंट ने अपने हाथ को देखा, नोटिस करते हुए कि लक एनहांसमेंट सेरेमनी से काले डॉश दोबारा अपेयर हो गए हैं। उसके मन के ख्यालों को रियलाइज हुआ कि जस्टिस या हैंगमैन ने उसके सिखाए हुए रिचुअलिस्टिक मैजिक को ट्राई किया है। क्लाइंट ने आगे देखा और उसके मन के ख्याल सोचते हैं कि वो अभी भी उनके रिक्वेस्ट के कंटेंट सुनने के लिए इनफ स्ट्रांग नहीं है। वो सोचने लगा कि क्या उनका कन्वे किया गया मैसेज ग्रे फॉग के अंदर स्टोर हो जाएगा। कहानी क्लाइंट के साथ जारी रहती है, जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस और लक एनहेंसमेंट सेरेमनी से काले डॉट्स के दोबारा अपीयर होने पर विचार कर रहा था। अब खुद को एक गली के सेटिंग में पाता है। घोड़ों के टप टप की आवाज गूंजती है जब वो अफर्म करता है कि वो उस रात कुछ चेक करेगा।
वो क्या चेक करेगा? इसका कॉन्टेक्स्ट अभी भी अनक्लियर है, लेकिन लगता है ये एक टास्क या जिम्मेदारी है जो उसने एक्सेप्ट की है। एक कैरेज की प्रेजेंस सजेस्ट करती है कि वो शायद सफर कर रहा है या कहीं सफर करने की तैयारी कर रहा है। बैकग्राउंड में बिल्डिंग्स और स्ट्रीट लैंप्स इंडिकेट करते हैं कि वो एक शहर में है, शायद बैकलैंड पिछले कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए। ओवरऑल एटमॉस्फेयर कुछ हद तक मिस्टीरियस है, उसके टास्क के नेचर और उसके पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस को अननोन छोड़ते हुए। कहानी रीडर को सस्पेंस में छोड़ देती है, ये सोचते हुए कि क्लाइन क्या चेक करेगा और उसे क्या मिलेगा। क्लाइन घर पहुंचता है और मेलिसा से पूछता है कि बेंसन कहाँ है। मेलिसा जवाब देती है कि बेंसन ने कहा काम बहुत थका देने वाला था और वो रिलैक्स करने के लिए नहा रहा है। फिर मेलिसा पूछती है कि क्या क्लाइन ने उसकी नई ड्रेस नोटिस की। मेलिसा बताती है कि मिसेस रोशेल ने बनाई है और ये बहुत अच्छी फिट हो रही है और हैरोड्स डिपार्टमेंट स्टोर की सिमिलर ड्रेस से 6 सोली और 7 पेंस कम की है। मेलिसा कहती है कि उसने सोचा कि बाद में तो धोना ही पड़ेगा, तो अभी ट्राई कर लेती हूँ। क्लाइन सोचता है कि मेलिसा कितनी फ्रुगल है और उनके मेहनतकश पुराने पड़ोसी के लिए उसकी सिंपैथी ही कम से कम आधा रीजन है ड्रेस खरीदने का। फिर बेंसन पूछता है क्लाइन से, तुम वापस आ गए? बेंसन कहता है कि बिश माउंटबेटन आज आया था, पूछ रहा था कि क्या उन्होंने 891 साल का गोल चेहरे वाला लड़का देखा है और उस पर इनाम भी है। मेलिसा कहती है कि उसने तो वो लड़का नहीं देखा। बेंसन सर पर टॉवल रखे हुए कहता है कि उसने भी नहीं देखा। क्लाइन मन ही मन सोचता है कि ट्रिस इविल ड्रैगन बार से क्रॉस स्ट्रीट और डैफोडिल स्ट्रीट के पास वाले एरिया में भाग गया था और लगता है कि वो उसे अरेस्ट करने में फेल हो गए। बेंसन पूछता है कि क्या दूसरे ने अभी तक मेलिसा की नई ड्रेस की तारीफ की। क्लाइन जवाब देता है कि वो भूल गया और सिर्फ यह पूछा कि उसने कहां से ली। बेंसन कहता है, क्लाइन तुम कितने बुरे बड़े भाई हो। मेलिसा उदास हो जाती है। बेंसन कहता है कि नई ड्रेस मिलने के बाद वो पहनने के लिए बिल्कुल इंतजार नहीं कर पाई और अभी तक उतारी भी नहीं है। क्लाइन ने कहा कि उसने मेंशन किया था कि क्योंकि उसने अभी तक धोई नहीं है। आसमान में एक बिल्डिंग के ऊपर चांद दिखाया गया है, क्लाइन दिखाया गया है और कहा जाता है कि जैसा उसने सोचा था, आज दोपहर को जो उसे हेडेक महसूस हुआ था वो सच में जस्टिस और हैंगमैन के रिचुअल ट्राई करने की वजह से था। क्लाइन अपना इंकेंटेशन दोहराता है और वो कह रहा है कि ए बेवकूफ, जो इस युग का नहीं है, तुम ही ग्रे फॉग के ऊपर के रहस्यमयी शासक हो। फिर हम ऑड्रे हॉल को देखते हैं। वो प्रार्थना करती है कि वो उसे एक अच्छा सपना दे। फिर एल्गर विल्सन मदद के लिए प्रार्थना करता है। क्लाइन कहता है यह हैंग्ड मैन और जस्टिस हैं। क्लाइन कहता है कि जो इनकेंटेशन उसने सोचा था वो सच में इस जगह तक पहुंच रहा है। क्लाइन इस बात को एक्नॉलेज करता है। सीन रात में एक डॉक के व्यू पर शिफ्ट होता है जहां एक छोटी सी बोट है। कोई पूछता है कि दूसरे को कैसा लग रहा है। जवाब मिलता है कि वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बिल्कुल जैसा वो चाहते थे और उन्होंने अपना टास्क पहले ही पूरा कर लिया है और अपने एडवांसमेंट के लिए जरूरी तैयारियां भी कर ली हैं। एक और आदमी जिसके हाथ में एक किताब है कहता है कि पोशन का नाम किताब के कवर पर है और अंदर सीक्वेंस 77 का फॉर्मूला है। उनके एग्रीमेंट के मुताबिक वो 3 मेन इंग्रेडिएंट्स भी देंगे, लेकिन बाकी के खुद ही प्राप्त करने होंगे। एक हुडेड क्लोवर्क पहने हुए व्यक्ति कहता है कि वो समझ गया। जिस व्यक्ति को किताब मिली वो उसे देखता है और चिल्लाकर कहता है कि यह पोशन तो विच के लिए है। वो सवाल करते हैं कि क्या यह कोई मजाक है। पूछते हैं कि क्या वो विच बनने के लिए एडवांस करेंगे। क्लोक वाला फिगर पूछता है कि क्या उन्होंने कभी सोचा नहीं कि उनके अपर एशेलोन्स के सारे मेंबर्स औरतें क्यों हैं, और कहता है कि यही जवाब है। सेटिंग एक लकड़ी के स्ट्रक्चर में बदल जाती है, चमकदार आसमान के नीचे। ओल्ड नील कहता है कि वो पहुंच गए हैं और मार्केट अंदर ही है, क्लाइन को साथ आने के लिए इनवाइट करते हुए। जैसे ही ओल्ड नील क्लाइन को अंदर आने के लिए इनवाइट कर रहा था, वो बीच में रुक जाता है और क्लाइन को आवाज देता है। क्लाइन एक हाई प्रेशर स्टीम राइफल नोटिस करता है और सोचता है कि क्या इविल ड्रैगन बार ऐसे हथियार प्रोक्योर कर सकता है। यह नोट किया जाता है कि आइटम मिलिट्री द्वारा स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है, जिस पर सवाल उठता है कि यह वहां कैसे पहुंचा। ओल्ड नील बताता है कि एक वांटेड क्रिमिनल मार्केट में इंग्रेडिएंट्स खरीदने आया था और पहचान लिया गया। गन विल्डिंग लोग आ गए और बार लगभग टूट ही गया था, लेकिन क्रिमिनल कमाल की स्पीड से भागने में कामयाब रहा। ओल्डर नील को लगता है कि क्रिमिनल का नाम ट्रिस है। क्लाइन को एहसास होता है कि यह वही है, इंस्टिगेटर ट्रिस। हालांकि मार्केट अब अपने नॉर्मल ऑपरेशंस में वापस आ चुका है और वो अंदर जा सकते हैं। ये पता चलता है कि मार्केट में होने वाले प्रॉफिट्स का बीवान हिस्सा स्वेन, बार के ओनर, को देना पड़ता है। वो मैंडेटेड पनिशर स्क्वाड का कैप्टन हुआ करता था और अब एक बूढ़ा आदमी है जो ज्यादा दारू पीने से मरना चाहता है। मार्केट काफी प्रॉफिटेबल लगता है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पर सवाल उठाए जाते हैं। वो अंदर है। ओल्ड नील एक लकड़ी का दरवाजा खोलता है और जैसे ही वो बसलिंग मार्केट में एंटर करते हैं, बातचीत की आवाजें हवा में गूंज उठती हैं। ग्रुप बसलिंग मार्केट में एंटर हुआ। ये नोट किया गया कि वहां जरूरत के सारे इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल्स मिल सकते थे। अगर किसी के पास पैसे कम होते तो वो स्वेन से उधार ले सकता था, हालांकि इंटरेस्ट काफी हाई था। किसी ने सवाल किया कि क्या मिस्टर स्वेन एक सीफेरर हैं
ये मेंशन किया गया कि मैंडेटेड पनिशर स्क्वाड का एक्स कैप्टन शायद सीक्वेंस 7.7 पर होगा, लेकिन स्वेन सिर्फ एक फोक ऑफ रेस था। उसे कंट्रोल खोने का डर था, इसलिए उसने विलिंगली अपने एडवांस करने का मौका छोड़ दिया। क्लाइन कुछ सोचता हुआ लग रहा था। फिर एक ढके हुए चेहरे वाला फिगर सामने आया जो मौत के स्वाद का मजा ले रहा था और पागलपन से हंस रहा था। क्लाइन को इस व्यक्ति से स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल परसेप्शन महसूस हुआ और वो सोचने लगा कि क्या ये डिस्टॉर्टेड है। अचानक एक ढके हुए चेहरे वाला फिगर दर्द से चीखा। अपना सर पकड़कर उसके चेहरे से खून टपक रहा था। वो घुटनों के बल गिर गया, दर्द से बेबस होकर। क्लाइन सोचने लगा कि क्या वो व्यक्ति बता सकता है कि उसका शरीर एक बार पहले मर चुका है। ओल्ड नील ने कहा कि उसे उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्लाइन चिंतित दिखते हुए ओल्ड नील के पास खड़ा था। ओल्ड नील ने एक्सप्लेन किया कि जिस व्यक्ति ने क्लाइन को दर्द पहुंचाया उसका नाम एडी मिसवेल था, एक अनाथ जिसे मॉन्स्टर के नाम से जाना जाता था। वो बहुत हाई स्पिरिचुअल परसेप्शन के साथ पैदा हुआ था। ऐसी चीजें देख और सुन सकता था जो ज्यादातर लोग नहीं कर सकते और अक्सर अनाप शनाप बातें करता था। ओल्ड नील ने आगे बताया कि एडी मिसवेल पैदाइशी तौर पर स्टार्टिंग सीक्वेंस से मिलने वाली आधे से ज्यादा चीजों का मालिक था। उसने सोचा कि क्या नाइट हॉक्स, मैंडेटेड पेनिशर्स या मशीनरी हाइव माइंड ने कभी उसे अपने साथ लेने का सोचा था। ओल्ड नील ने कहा कि उसके निकनेम से पता चलता है कि मॉन्स्टरी उसके लिए सूटेबल सीक्वेंस होगा, लेकिन सिर्फ लाइफ स्कूल ऑफ थॉट के पास ही उस सीक्वेंस की मास्टरी थी, न कि मेंशन किए गए दूसरे ग्रुप्स के पास। क्लाइन को डॉक्यूमेंट्स याद आए जिनमें लिखा था कि यह ग्रुप अननोन ओरिजिन्स का था और अप्रेंटिसशिप सिस्टम पर चलता था। यह भी लिखा था कि इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने कभी एक सूदसेयर पैदा किया था, लेकिन वो उस सीयर के सीक्वेंस पाथवे से मैच नहीं करता था। एडी मिसवेल जमीन पर घायल पड़ा हुआ दिखा। ऑर्लिन ने क्लाइन को कहा कि वो थोड़ी देर अकेले घूमकर शॉपिंग कर ले, क्योंकि वो अपना कर्ज चुकाने जा रहा था। क्लाइन मान गया। कोई सेलर से पूछता है, क्या ये पाउडर काउ टीथ पियोनॉल से बना है? क्लाइन ने फिर उस व्यक्ति को देखा और मन ही मन सोचा कि काउ टीथ पियोनॉल स्पेक्टेटर पोषण के लिए एक सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट है। उसने ये भी सोचा कि क्या ये जस्टिस हो सकती है। फिर क्लाइन ने अपनी स्पिरिट विजन इस्तेमाल करके देखने का फैसला किया। दूसरा व्यक्ति फिर सेलर से पूछता है कि क्या प्राइस थोड़ा कम हो सकता है। उसे एक बॉटल वाइटेस्ट सनफ्लावर पेटल्स भी खरीदनी थी। क्लाइन ने अपने शरीर के बारे में सोचा, नोट करते हुए कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसका शरीर हेल्थी था और मूड स्टेबल था, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि वो एक नेक इंसान है। उसने दूसरे व्यक्ति के बारे में चिंता करना छोड़ने का फैसला किया, ये सोचते हुए कि एक सीक्वेंस न्यामा स्पेक्टेटर सोसाइटी के लिए कोई खास खतरा पैदा नहीं कर सकता। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि उसे बेंसन और मेलिसा के लिए एक जोड़ी एम्यूलेट्स चुनने थे। 2 एम्यूलेट्स डिस्प्ले किए गए थे, डोरियों से लटके हुए। एक आवाज ने पूछा कि क्लाइन कंप्लीट एम्यूलेट्स क्यों नहीं देख रहा, जिन पर पहले से इनकेंटेशंस और सिंबल्स कार्व किए हुए हैं। क्लाइन ने जवाब दिया कि वो उन्हें खुद से प्रोटेक्शन एम्यूलेट्स बनाने का प्लान कर रहा है, कुछ ऐसा जो मिस्टिसिज्म के सभी एंथुजियास्ट करना चाहते हैं। एक औरत ने क्लाइन से पूछा कि वो कौन से एम्यूलेट्स खरीदने के लिए कैसे चूज कर रहा है। उसने एक्सप्लेन किया कि वो अपनी फ्रेंड को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक प्रोटेक्शन एम्यूलेट खरीदना चाहती है। उम्मीद करती है कि इससे उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। क्लाइन ने एक प्रोटेक्शन एम्यूलेट को एग्जामिन किया, कहते हुए कि इनकेंटेशन और सिंबल सब एवन लग रहे हैं। उसने औरत से कहा कि अब उसे सेलर से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसे कुछ और काम है और वो अब निकलेगा। औरत ने क्लेन को थैंक यू कहा। क्लेन चला गया। ऑल नील ने क्लेन से पूछा कि क्या उसे वो चीजें मिल गईं जो वो चाहता था। क्लेन ने ऑल नील से पूछा कि क्या उसने अपना कर्ज चुका दिया। क्लेन ने एडमिट किया कि वो पूरी जगह घूम आया, लेकिन उसे इंग्रेडिएंट्स के अलावा कुछ खास नहीं मिला। ऑल नील ने कहा कि अगर क्लेन को इंग्रेडिएंट्स के अलावा कुछ खरीदना या बेचना है तो उसे किसी दूसरी जगह जाना चाहिए। ओल्ड नील ने सजेस्ट किया कि अगर क्लाइन को इंग्रेडिएंट्स के अलावा कुछ खरीदना या बेचना है तो उसे किसी दूसरी जगह जाना चाहिए। उसने एक दिशा में इशारा करते हुए एक्सप्लेन किया कि ज्यादातर लोग अपने खरीदे हुए स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स को सीक्रेट रखना पसंद करते हैं। फिर ओल्ड डील ने डिक्लेयर किया कि उन्हें अपना दिन वहीं खत्म करके वापस चलना चाहिए। क्लाइन मिस्टर नील कहकर मान गया। क्लाइन और ओल्ड डील एक सड़क पर चल रहे थे। क्लाइन ने एक औरत को नोटिस किया जो बीमार लग रही थी। उसने पूछा, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? औरत ने जवाब दिया, नहीं, बस थोड़ी ज्यादा थक गई हूं, बस इतना ही। क्लाइन ने मन ही मन सोचा, क्या ये सच में ठीक है, सोचते हुए कि उसे स्पिरिट विजन इस्तेमाल करके चेक करना चाहिए कि कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं, ताकि वो उसे तुरंत हॉस्पिटल भेज सके। जैसे ही वो आगे बढ़े, क्लाइन रुका, कुछ एहसास करते हुए। उसने देखा कि वो औरत एक ट्रेन में चढ़ गई। क्लाइन ने आहें भरी, अफसोस करते हुए कि वो काफी तेज नहीं था। उसने उम्मीद की कि वो ठीक रहेगी।
फिर हम देखते हैं क्लाइन ग्रीट कर रहा है, गुड आफ्टरनून मिस रोजेन। रोजेन भी क्लाइन को ग्रीट करती है, गुड आफ्टरनून क्लाइन। रोजेन क्लाइन को बताती है कि कल रात का ऑपरेशन एक क्रिमिनल को अरेस्ट करने का फेल हो गया था। वो यह भी बताती है कि मैंडेटेड पनिशर स्क्वाड के इन्फॉर्मेंट ने हार्बर पर एक इंस्टिगेटर को ढूंढा। रोजेन और क्लाइन ओरिजिनली प्लान कर रहे थे कि सपोर्ट का वेट करेंगे कोई मूव करने से पहले, लेकिन इंस्टिगेटर के सेंसेस बहुत तेज थे। उसने पहला मूव किया और भाग गया। क्लाइन सजेस्ट करता है कि ऐसे टाइम पर उन्हें ट्रैकिंग एबिलिटीज वाले बियॉन्डर की मदद लगेगी। खुद का एग्जाम्पल देते हुए डन एंड स्मिथ बताता है कि उनके पास ट्रैकर्स की कमी नहीं थी। कल रात मैंडेटेड पनिशर्स, मशीनरी हाइव माइंड और नाइट हॉक्स के लोगों को मिलाकर 6 बियॉन्डर्स मौजूद थे। उन्होंने घायल ट्रेस को आयरन क्रॉस स्ट्रीट तक ट्रेस कर लिया था, लेकिन वहां उसका निशान पूरी तरह से गायब हो गया। राजन हैरानी जाहिर करती है। क्लाइन पूछता है कि क्या उसे लोकेशन डिवाइन करने में उसकी मदद चाहिए। डन स्मिथ मना कर देता है, कहते हुए कि वो ठीक रहेंगे क्योंकि मशीनरी हाइव माइंड के पास एक मिस्ट्री प्रायर है। उसे शक है कि वो असल में पहले से ही सीक्वेंस अटेन पर है, लेकिन उसे नहीं पता कि कॉरेस्पॉन्डिंग पोशन का नाम क्या है। डन स्मिथ क्लाइन को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो उसके साथ चाइनीज गेट चले। सील्ड आर्टिफैक्ट 259T पहले ही आ चुका है और उन्हें क्लाइन की जरूरत है बाद में एंटीगोनस फैमिली के नोटबुक को सेंस करने की कोशिश करने के लिए। क्लाइन मान जाता है डन स्मिथ को कैप्टन कहकर। डर्न स्मिथ क्लाइन को कहता है कि उसे फॉलो करे और ये एक्शन करे, इस बात पर जोर देते हुए कि वो बिल्कुल रुक नहीं सकता और कि ये उसकी पर्सनल सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। क्लाइन इस बात को मान लेता है। डर्न स्मिथ सोचता है कि 2N2499 अजीब है, सोचते हुए कि इस एक्शन का क्या मतलब है। वो नोट करता है कि क्लाइन मोरेटी का बहुत ही इंट्रिगिंग कनेक्शन है। एंटीगोनस फैमिली के नोटबुक से डर्न स्मिथ बैकलैंड डायोसीज से आए कलीग्स को इंट्रोड्यूस कराता है जो 2N2499 को वहां तक एस्कॉर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। वो मैडम लोराटा सीक्वेंस 8 ग्रेव डिगर को इंट्रोड्यूस कराता है जो एक एक्सपर्ट मार्क्समैन भी है। फिर वो आयर हार्सन को इंट्रोड्यूस कराता है जो बिल्कुल उसके जैसा है, और फिर बोर्जिया को। क्लाइन ग्रुप को अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करता है, लेकिन अचानक उसे एक अजीब सा एहसास होता है। उसे महसूस होता है कि उसका हाथ मोड़ना मुश्किल हो रहा है, जैसे कोई चीज उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। वो नोटिस करता है कि उसके आसपास सबके मूवमेंट्स भी स्लो हो गए हैं। उसे अपने जॉइंट्स ऐसे लगते हैं जैसे उनमें जंग लग गया हो और उसकी विजन स्लो और डिस्टॉर्टेड हो जाती है। उसे एहसास होता है कि यह इक्सेमा वंदरबातीस से लीक हो रहे खतरे का मैनिफेस्टेशन है। डन एक्सप्लेन करता है कि इक्सेमा वंदरबातीस पहले 5 मीटर के अंदर ह्यूमनॉइड क्रीचर्स को टारगेट करेगा और जो जितना करीब होगा उतना ही आसानी से अफेक्ट होगा, लेकिन यह एक टाइम पर सिर्फ एक ही इंसान को अफेक्ट करता है और जब तक कम से कम 3 लोग उसे घेरे हुए हैं, आने जाने वाले लोग अफेक्ट नहीं होंगे। आयर हार्सन कहता है कि उन्हें निकलना चाहिए और जल्दी से काम खत्म करना चाहिए ताकि वो 2Z² - 5Z² को जितनी जल्दी हो सके फिर से सील कर सकें। उसने एक केस पकड़ा हुआ है और इससे लगता है कि 2Z² - 5Z² अंदर है। क्लाइन सोचता है कि वो कैसा दिखता होगा। डन स्मिथ ने डिक्लेयर किया कि वो रे बीबर के अपार्टमेंट जा रहे हैं और लियोनार्ड को कैरेज चलाने का इंस्ट्रक्शन दिया। लियोनार्ड ने ऑर्डर एक्नॉलेज किया। क्लाइन सोचने लगा कि क्या 2Z² - 5Z² कोई जिंदा चीज है। अचानक वो स्लो और सुस्त फीलिंग वापस आ गई। एक तेज थप्पड़ की आवाज आई। कैरेज के अंदर क्लाइन और डन स्मिथ दोनों अफेक्ट हो गए। उन्होंने हैरानी से एक दूसरे को देखा। क्लाइन सोचने लगा कि 4569 आखिर है क्या, क्योंकि उसने सोचा था कि ये एक टाइम पर सिर्फ एक ही इंसान को अफेक्ट कर सकता है। उसने सवाल किया कि वो और डन स्मिथ एक साथ कैसे अफेक्ट हो गए। लोरोटा ने बताया कि जब 45699 फ्रैंटिक हो जाता है तो वो एक साथ 2 लोगों को अफेक्ट कर सकता है। ये भी पता चला कि रे बीबर एंटीगोनस फैमिली का डिसेंडेंट था और जब XBX49 एंटीगोनस फैमिली के निशानों के कांटेक्ट में आता है तो वो बहुत एजिटेटेड हो जाता है। एलोरोटा ने कहा कि जब तक रे बीबर टिंगन शहर से भागा नहीं है, XBX49 उन्हें उस तक जरूर पहुंचा देगा और उन्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि आखिर है क्या। फोकस एक अजीब डरावने पपट जैसे फिगर पर शिफ्ट हुआ जिसके फीचर्स सिले हुए थे और चेहरे पर डायमंड शेप था। पपट बैंडेजेस में लिपटा हुआ था। डन स्मिथ ने लियोनार्ड को हार्बर की तरफ जाने का इंस्ट्रक्शन दिया। लियोनार्ड ने ऑर्डर एक्नॉलेज किया। पपट का हाथ उठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ये पपट जिन जिंदा चीजों को कंट्रोल करता है उन्हें एसिमिलेट कर सकता है। पपेट एक केस के पास खड़ा था। क्लाइन ने सोचा कि अगर उन्हें टाइम पर होश में ना लाया गया होता तो वो एक लाइफ साइज डॉल बन गए होते। डन स्मिथ कैरेज में था और बोला उस तरफ। कैरेज हार्बर पर पहुंच गई। डन स्मिथ और लियोनार्ड ने क्लाइन को इंस्ट्रक्ट किया कि वो अपनी डिविनेशन इस्तेमाल करके अंदर और आसपास के एरिया में खतरा चेक करे, ये सजेस्ट करते हुए कि सीक्रेट ऑर्डर शायद शुरू से ही मिस्टर बीबर के घर पर नजर रखे हुए था। क्रिटिकल मोमेंट पर ट्रबल क्रिएट करने का इंतजार कर रहा था। क्लाइन ने एक पेंडुलम पकड़ा हुआ था। डन स्मिथ और बाकी लोग क्रेट्स के पास खड़े थे। क्लाइन की डिविनेशन ने वेयरहाउस और उसके आसपास खतरा रिवील किया। क्लाइन ने कंफर्म किया कि वेयरहाउस में और आसपास भी खतरा है।
अगले ही सेकंड एक भयंकर आग का धमाका हुआ। लियोनार्ड और क्लाइन शॉक्ड दिख रहे थे। एक जोरदार धमाका होता है। डन स्मिथ, लियोनार्ड और क्लाइन इधर उधर बिखर जाते हैं। क्लाइन चिल्लाता है कि वो लोग एक्सप्लोजन से बिखर गए हैं और अगर वो एक दूसरे को टाइम पर नहीं जगा पाए तो वो सब लकड़ी की गुड़िया बन जाएंगे। क्लाइन और लियोनार्ड फर्श पर घुटनों के बल बैठे हैं, जो खाली लग रहा है। क्लाइन की हैट पास में ही गिरी पड़ी है। क्लाइन सोचता है कि क्या आग एक इल्यूजन थी, क्योंकि उसने कोई निशान नहीं छोड़ा। आयर हार्सन एक ब्रीफकेस पकड़े हुए उसे दूर फेंक देता है, चिल्लाते हुए कि उससे दूर रहो और उस पे नजर रखो। क्लाइन सोचता है कि कैप्टन और मिस्टर आयर दोनों नाइटमेयर बेऑन्डर्स हैं और सोचता है कि क्या वो डायरेक्ट कॉम्बैट में लड़ते हुए ठीक रहेंगे। आयर हार्सन अपनी तलवार पकड़े हुए है, एक गाना गा रहा है। जब सूरज पश्चिम में डूबता है, शबनम की बूंदें सांझ के सीने पर होती हैं या जैसे चांद के साथ तारे। क्लाइन एक गन पकड़े हुए है और उसे याद आता है कि नाइटमेयर वो है जिसमें सीक्वेंस 8 मिडनाइट पोएट्स एडवांस करते हैं। आयर हार्सन गाना जारी रखता है, एलिगेंट और ग्रेसफुल फुल सब खिलाए गए। फिर क्लाइन सोचता है कि वो एडवांसमेंट से पहले जो उनके पास स्किल्स थे उन्हें वो बरकरार रख सकते हैं या इन्हांस भी कर सकते हैं। मिडनाइट पोइट्स एक्सपर्ट फाइटर्स होते हैं। फिर अचानक एक फिगर एक घूमते हुए नीले पोर्टल से निकलता है। फिगर का चेहरा पेंटेड है। फिगर को किसी तरह की पावर इस्तेमाल करते हुए देखा जाता है। अलोडोटा को एक्शन में जंप करते हुए दिखाया जाता है। वो पेंटेड फेस वाले फिगर पर स्ट्राइक करती है। पेंटेड फेस वाले फिगर का हाथ एनर्जी से क्रैकल करता है जब लोरोटा उस पर स्ट्राइक करती है। क्लाइन चिल्लाकर वार्निंग देता है, संभल के। क्लाइन चिंतित होकर देखता है, एक बड़ा आग का गोला फट जाता है। लोरोटा ब्लास्ट के फोर्स से पीछे की तरफ उड़ जाती है। आग एरिया को घेर लेती है। फिर पता चलता है कि पेंटेड फेस वाला फिगर गायब हो गया है। पेंटेड फेस वाला फिगर अपनी उंगलियां चटकाता है। लोरोटा पीछे की तरफ गिरती रहती है। क्लाइन और आयर हार्सन को एक साथ दिखाया जाता है। क्लाइन मन ही मन सोचता है कि इस बार यह इल्यूजन नहीं था और सोचता है कि ऐसी चीज से कैसे डील किया जाए। आयर हार्सन अभी भी गा रहा था। उसकी खूबसूरती सिर्फ रात के लिए खुली है, लेकिन रात खूबसूरती की तरफ आंखें फेर लेती है। क्लाइन सोच रहा है कि गाने का कोई असर नहीं हो रहा। सोच रहा है कि क्या उसने पहले से ही अपने कान बंद कर लिए थे, जबकि क्लाइन पेंटेड फेस वाले फिगर पर गोली चला रहा है। क्लाइन सोचता है कि सीक्रेट ऑर्डर के पास जो सीक्वेंस पोशन है वो काफी अजीब है। क्लाइन चिल्लाता है कि वहां कोई है। क्लाइन सोचता है कि रे बीबर की छुपने की जगह बस थोड़ी ही आगे है। एक आदमी छत पर भाग रहा है और क्लाइन उस पर गोली चला रहा है। क्लाइन सोचता है कि सूट पहना हुआ क्लाउन सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है और नोटबुक रिट्रीव करने के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल है और उसे रोकना होगा। आदमी छत तोड़कर अंदर घुस जाता है। क्लाइन सोचता है रुको और पूछता है कि उन्हें उसे रोकने की क्या जरूरत है। क्लाइन सोचता है कि उसकी डिविनेशन ने उसे बताया था कि अंदर बहुत बड़ा खतरा है और सोचता है कि क्या यह अच्छा नहीं होगा कि उसे पहले अंदर जाने दिया जाए और चीजों का पता लगाने दिया जाए। लोरोटा अपना हाथ पीछे खींच लेती है। लकड़ी के टूटने की आवाज हवा में भर गई जब पेंटेड फेस वाला फिगर छत तोड़कर नीचे गिरा। लोरोटा ने अपना एडवांस रोक दिया। उसकी मुट्ठी हवा में ही रुकी हुई थी। सूट और हैट पहना हुआ फिगर टूटे हुए तख्तों से नीचे गिरा। डन स्मिथ और क्लाइन अंदर खड़े थे। क्लाइन एक ग्रेवडिगर एबिलिटी पर कमेंट कर रहा था और क्लाइन के पास डन स्मिथ गाना गा रहा था। आयर हार्सन ने अपनी गन उठाई। वो चौंक गया और गोली चला दी। ऐसा करते हुए चिल्लाया भी। हैट पहना हुआ फिगर कुछ क्रेट्स पर लैंड हुआ। क्लाइन सोचने लगा कि वेयरहाउस के अंदर आखिर हो क्या रहा है। आयर हार्सन और क्लाइन वेयरहाउस के अंदर थे। डन स्मिथ भी मौजूद था। आयर हार्सन ने अपनी गन उठाई जैसा कि क्लाइन ने किया। डन स्मिथ और क्लाइन हैरान थे। हैट पहना हुआ फिगर जो अभी अभी छत से गिरा था क्रेट से कूदा और छतों पर दौड़ने लगा। कोई चिल्लाया कि वो भाग रहा है। आयर हार्सन और डन स्मिथ और क्लाइन ने भागते हुए फिगर पर अपनी गन से फायर किया। हैट पहने हुए फिगर को गोली लगी। उसके पेट पर खून था। उसने जख्म को अपने पेट से अपने हाथ पर ट्रांसफर कर दिया। रहस्यमयी ब्रीफकेस उनके सामने जमीन पर पड़ा था। आयर हार्सन और क्लाइन बाहर थे, अपनी गन्स छत की तरफ एम किए हुए। आयर हार्सन और क्लाइन बाहर खड़े हैं, छत की तरफ देख रहे हैं जहां हेड पहना हुआ फिगर लैंड हुआ था। अचानक वेयरहाउस में धमाका हुआ और एक काला सा मांस क्लाइन के आगे ही खड़ा था। काला मांस एक अजीब मांसल फ्लैशी क्रीचर निकला जो खून और गोर से बना हुआ लग रहा था। वो हल्का सा इंसानी शक्ल का था। वो काला फिगर खून और मलबे के एक पूल के बीच में खड़ा है। किसी चीज के क्लिक होने की आवाज सुनाई दे रही है। फोकस फर्श पर शिफ्ट होता है जो खून, टूटे हुए लकड़ी के टुकड़ों और दूसरे मलबे से ढका हुआ है। एक आवाज सिरेमिक डेंटल इम्प्लांट के बारे में चिल्लाती है। काला फिगर एक बिगड़ा हुआ और भयानक फिगर निकला, खून और गोर से सना हुआ। फिगर को रे बीबर के रूप में पहचाना जाता है। रे बीबर का चेहरा जख्मों से भरा और एक अजीब सी मुस्कान के साथ दिखाया गया। उस क्रीचर का शरीर दुबला पतला और अन्य चुरल सामने आया। उसके पैर उतने ही सूखे हुए खून के पूल और बिखरे हुए मलबे के बीच खड़े थे। क्लाइन ने सोचा कि डीमन हंटिंग बुलेट्स का उस पर कोई असर नहीं हो रहा।
क्लाइन और लियोनार्ड एक साथ खड़े थे। उनके चेहरों पर चिंता का भाव था। रे बीबर तेजी से आगे लपका, एकदम धुंधली सी हरकत में। डन स्मिथ ने वार्निंग चिल्लाई। डन स्मिथ चिल्लाया कि रे बीबर ने अपनी बियॉन्डर पावर्स पर कंट्रोल खो दिया है और लोरेटा को इंस्ट्रक्ट किया कि जितनी जल्दी हो सके उसकी कमजोरी ढूंढने की कोशिश करे। डन स्मिथ ने अपनी गन फायर की, चिल्लाते हुए। क्लाइन उसके पास था, परेशान दिख रहा था। क्लाइन ने सोचा कि जब डीमन हंटिंग बुलेट्स रे बीबर को चोट नहीं पहुंचा पा रही हैं, तो उन्हें वेस्ट करते रहने की कोई जरूरत नहीं। क्लाइन को उम्मीद थी कि उसका स्पिरिट विजन लोरेटा को रे बीबर की कमजोरी ढूंढने में मदद कर सकता है। उसने अपनी स्पिरिट विजन इस्तेमाल करके रे बीबर की कमजोरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसके आसपास के ग्रेफाइट पागलपन भरे तूफान के अलावा उसे कुछ नहीं दिखा। आयर हार्सन और लियोनार्ड एक चैंट गा रहे थे, दहशत का खतरा और लाल चीखों की उम्मीद। कम से कम एक बात तो पक्की थी, ये जिंदगी उड़ जाएगी। एक बात सच थी और बाकी सब झूठ। रे बीबर बाहर खड़ा था और क्लाइन ने नोटिस किया कि चैंट का असर हो रहा है। रे बीबर चिल्लाया। रे बीबर का चेहरा पास से दिखाया गया, दर्द से बिगड़ा हुआ। डन स्मिथ, लियोनार्ड और क्लाइन ने दर्द से अपने सर पकड़ लिए। क्लाइन ने सोचा कि उसका सर बहुत दर्द कर रहा है और कहा कि यह बहुत डरावना है और इस मॉन्स्टर को सिर्फ एक बार चिल्लाना पड़ा और वो लोग लगभग सहन नहीं कर पा रहे थे। भले ही वो सब बेअंडर्स थे, रे बीबर को गोलियों से चोट लगी और वो लगभग सहन नहीं कर पा रहा था। रे बीबर जेड्स नो नोए के पीछे जा रहा था। रे बीबर जोर से ब्रीफकेस पर मार रहा था। फिर क्लाइन ने अपनी गन फायर की, ब्रीफकेस को रे बीबर से दूर फेंक दिया। लोरेटा ने चिल्लाकर कहा कि उसने रे बीबर की कमजोरी ढूंढ ली है। लोरेटा ने कहा कि उसे कम से कम 3 कॉन्सिक्यूटिव सेकंड्स के लिए रे बीबर को कंट्रोल करने के लिए किसी की जरूरत होगी। डन स्मिथ ने जवाब दिया कि वो समझ गया। डन स्मिथ कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, उसकी उंगलियां उसके माथे पर दबी हुई थी। रे बीबर अचानक हिलना बंद हो गया। क्लाइन ने मन ही मन सोचा, ये रुक गया। लोरेटा बहुत तेजी से हिली, उसकी मुट्ठी रे बीबर से टकराई। ब्लो के फोर्स से रे बीबर पीछे की तरफ उड़ गया। लोरेटा दर्द और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाई। रे बीबर को चोट लगी। लोरेटा खड़ी थी, उसकी पीठ इम्पैक्ट के सोर्स की तरफ थी। गहरे लाल छींटे उसके कोट और आसपास के एरिया पर लगे हुए थे। खून से सना एक हाथ एक सरफेस पर दबा, एक निशान छोड़ता हुआ। एक चीख गूंजी, जिसके बाद एक गुरगलिंग साउंड आया। रे बीबर, उसका शरीर अजीब तरह से सूज गया था, लड़खड़ाते हुए पीछे गिरा। रे बीबर का वो सूजी हुई मांस गरजता रहा। आयर हार्सन पास में खड़ा था, चिल्लाया, नीचे झुक जाओ। एक बड़ा धमाका हुआ, एरिया में खून और मलबा बरस गया। बाद का मंजर तबाही का सीन दिखा रहा था। डन, स्मिथ, क्लाइन, लोरेटा और बाकी सब फर्श पर बिखरे पड़े थे। क्लाइन उल्टा लेटा हुआ सोच रहा था कि क्या रे बीबर मर गया है और क्या वो लोग कामयाब हुए, क्योंकि एक्सप्लोजन के फोर्स से क्लाइन पीछे की तरफ उड़ गया था। वो पॉपेट ब्रीफकेस के पास था। जैसे पॉपेट ब्रीफकेस से निकल रहा था, उसे महसूस हुआ कि वो पॉपेट के कंट्रोल में आ रहा है। उसे पता था कि खुद को मारने से काम नहीं बनेगा, उसे खुद को बचाने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स को ट्राई करना होगा। क्लाइन फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। वो अपने साथियों के शरीरों से घिरा हुआ था। उसने चैंट करना शुरू किया, स्वर्ग और पृथ्वी के अमर स्वामी, स्वर्ग और पृथ्वी के आकाश स्वामी। वो कहता रहा कि स्वर्ग और पृथ्वी के अमर स्वामी से आशीर्वाद प्राप्त होंगे। क्लाइन एकदम फ्रीज होकर खड़ा हो गया, जैसे वो चैंट करते हुए भी हिल नहीं पा रहा था। क्लाइन हल्की सी कराहता है। वो वापस ग्रे फॉगी वर्ल्ड में था। फ्यू, उसने आहें भरी, राहत महसूस करते हुए कि चैंटिंग ने काम किया, लेकिन वो जानता था कि वो वहां हमेशा नहीं रह सकता। उसने अपने फिजिकल बॉडी के बारे में सोचा, रियलाइज करते हुए कि वो शायद एक ज़ॉम्बी से अलग नहीं दिख रहा होगा। उसे चिंता हुई कि क्या होगा अगर कैप्टन और बाकी लोगों ने नोटिस किया। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। उसने वापस लौटने के रिस्क के बारे में सोचा, 5th करंट नॉय के फिर से कंट्रोल करने की पॉसिबिलिटी। फिर एक ख्याल आया, वो शायद वहां अपनी सीयर एबिलिटीज इस्तेमाल कर सकता है। उसे एहसास हुआ कि उसे अभी तक सीयर होने की आइडेंटिटी की सच में आदत नहीं हुई थी। उसने नीचे अपने एम्यूलेट को देखा जो वो कैरी कर रहा था। वो अपने फिजिकल बॉडी पर कैरी की हुई चीजों के प्रोजेक्शंस क्रिएट कर सकता था। सिर्फ लिमिटेशन यह थी कि वो काफी इल्यूजरी दिखेंगे। उसने एक पेपर के टुकड़े को देखा जिस पर टेक्स्ट लिखा था, रियल वर्ल्ड में वापस जाना बहुत सेफ है। उसने राहत की सांस ली। खुशकिस्मती से वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था। क्लाइन ने अपनी आंखें खोली। क्लाइन ने खुद को रियल वर्ल्ड में वापस पाया। लोरेटा बेहोश फर्श पर पड़ी थी। क्लाइन उठकर बैठ गया, अभी भी अपनी हैट और सूट पहने हुए। उसे एहसास हुआ कि 100 में लाइक आमई अब उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा था। एक आवाज बोली, पूछती हुई कि क्या वो जागना चाहता है। क्लाइन सोचने लगा कि यह किसकी आवाज है। पेंटेड फेस वाला फिगर सामने आया।
वादा करते हुए कि अगर क्लाइन एंटिगोनस फैमिली का नोटबुक उठाने में उसकी मदद करेगा तो उसे बचा लिया जाएगा। पेंटेड फेस वाले फिगर ने ऐड किया कि सीक्रेट ऑर्डर उसे एडिशनल रिवॉर्ड्स भी देगा। क्लाइन को एहसास हुआ कि सीक्रेट ऑर्डर पहले वाला सूटेड क्लाउन था। क्लाइन फर्श पर लेटा हुआ था। पेंटेड फेस वाले फिगर ने कहा कि वो जानता है कि क्लाइन एक सीयर है और चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस के पास उस सीक्वेंस का अगला पोर्शन नहीं है, लेकिन उनके पास है। पेंटेड फेस वाले फिगर ने कहा कि वो भी कभी एक सीयर हुआ करता था। अपनी सच्चाई दिखाने के लिए वो क्लाइन को अगले सीक्वेंस 8 पोर्शन का नाम बताएगा। क्लाउन पेंटेड फेस वाले फिगर ने क्लाइन से सर हिलाने को कहा अगर वो एग्री करता है और कि वो जानता है कि क्लाइन अभी भी वो मोशन परफॉर्म कर सकता है। क्लाइन ने सर हिलाया। क्लाइन ने सोचा क्लाउन सीयर के बाद आता है। इस केस में उसने जरूर डिवाइन किया होगा कि अगर उसने नोटबुक उठाने की कोशिश की तो वो खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए वो ये काम मुझसे करवा रहा है ना, मुझे कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल करने के लिए। पेंटेड फेस वाला फिगर लंबा खड़ा क्लाइन पर हमला करने के लिए तैयार था, जो फर्श पर बैठा था। क्लाइन ने मनी मन सोचा कि पेंटेड फेस वाले फिगर ने नोटिस नहीं किया कि उसने खुद को पपेट के कंट्रोल से पहले ही आजाद कर लिया है और लक एनहांसमेंट रिचुअल का कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं दिख रहा। पेंटेड फेस वाला फिगर एक सख्त पेपर की रॉड इस्तेमाल कर रहा था। क्लाइन को एहसास हुआ कि यह उसका चांस है। उसने सख्त पेपर की रॉड पकड़ ली। पेंटेड फेस वाले फिगर को क्लाइन ने लात मारकर पीछे फेंक दिया। क्लाइन अब खड़ा होकर पेंटेड फेस वाले फिगर पर गन फायर की। पेंटेड फेस वाला फिगर जमीन पर गिर गया। क्लाइन ने पेंटेड फेस वाले फिगर को गिरते हुए देखा। पेंटेड फेस वाला फिगर जमीन पर लेटा हुआ क्लाइन की तरफ देखा और बस इतना कह पाया, तुम। क्लाइन लंबा खड़ा अपनी गन पकड़े हुए था। पेंटेड फेस वाला फिगर आगे बोला, सवाल करते हुए कि क्लाइन ने उसे एंटीगोनस पपेट की दिशा में डॉज कैसे करवा दिया। फिर पेंटेड फेस वाला फिगर सोचने लगा कि क्लाइन एंटीगोनस पपेट के कंट्रोल में कैसे नहीं आया। गोलियों की आवाज गूंजी। क्लाइन का हाथ खून से सना हुआ नीचे अपनी हैट उठाने के लिए पहुंचा, जो भी खून से सानी हुई थी। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि यह पहली बार है जब उसने किसी को मारा है और ये बहुत अजीब सा लग रहा है। क्लाइन अपनी गन पकड़े हुए फर्श पर एक बुलेट केसिंग के साथ सोचने लगा कि क्या पेंटेड फेस वाले फिगर के पास सीक्वेंस 8 पोर्शन का फॉर्मूला है। क्लाइन ने डिसाइड किया कि उसे कैप्टन डन स्मिथ और बाकी लोगों के बॉडी कलेक्ट करने का इंतजार करना चाहिए। क्लाइन और आयर हार्सन मौजूद थे। आयर हार्सन घायल और जमीन पर लेटा हुआ क्लाइन को इंस्ट्रक्ट किया कि बोर्जिया की जैकेट में गॉडेसेस गेज की एक बॉटल ढूंढे। उसने क्लाइन से कहा कि याद रखे कि बोर्जिया को उसका आधा हिस्सा पिलाना है, एक्सप्लेन करते हुए कि यह उनके शरीरों में छिपी हुई एनर्जी को निचोड़ सकता है, उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने तक खुद को संभालने में मदद करता है। क्लाइन और बोर्जिया एक साथ थे। बोर्जिया ने क्लाइन को थैंक यू कहा। यह नोट किया गया कि गॉडेसेस गेज काफी इफेक्टिव लग रही थी। आयर ने क्लाइन को अपने कलीग की मदद करने के लिए कहा। क्लाइन तुरंत जाने के लिए मान गया। क्लाइन ने पूछा कि क्या लियोनार्ड ठीक है और मदद ऑफर की। लियोनार्ड ने कहा कि वो ठीक है और खुद पी सकता है। फिर उसने गॉडेसेस गेज पी ली। क्लाइन ने सोचा कि लियोनार्ड की चोटें उम्मीद से काफी हल्की थी, इसलिए वो शुरू से ही दवा खुद पी सकता था और इसका मतलब यह था कि उसने शायद क्लाइन को उसका लक एनहांसमेंट रिचुअल परफॉर्म करते हुए देखा होगा। क्लाइन ने कहा कि वो ओरिजिनली लियोनार्ड को बचाने जा रहा था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि लियोनार्ड को उसकी मदद की जरूरत नहीं है। लियोनार्ड बोला, क्लाइन को रिएश्योर करते हुए कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत से स्पेशल लोग हैं जो ऐसे काम कर सकते हैं जो बाकी लोग बिल्कुल नहीं कर सकते, खुद उसको मिलाकर। डन स्मिथ, क्लाइन और लियोनार्ड खून से सने फर्श के पास खड़े थे। डन स्मिथ ने किताब उठाई। क्लाइन ने सोचा कि ऐसा लगता है कि लियोनार्ड भी बहुत से राज छिपा रहा है। डन स्मिथ ने किताब पकड़ी हुई थी, कंफर्म करते हुए कि उसमें कुछ गलत नहीं है। डन स्मिथ ने कहा कि फिलहाल के लिए वो नोटबुक और 8223-120 को टिंगेन के चाइनीज गेट के पीछे स्टोर करेंगे और सबके ठीक होने का इंतजार करेंगे। फिर उन्हें होली कैथेड्रल ले जाएंगे। डन स्मिथ, क्लाइन और लियोनार्ड एक साथ खड़े थे। डन स्मिथ ने क्लाउन की बॉडी सर्च की थी। डन स्मिथ ने नोट किया कि वॉलेट, हैंडकरचीफ, पोकर कार्ड्स और कुछ दूसरे प्रॉप्स के अलावा उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे कोई क्लू मिल सके। क्लाइन अपने फटे हुए कपड़ों को देख रहा था, नोट करते हुए कि यह उसके पास एक ही सेट था जिसकी कोई असली कीमत थी और एक ही फाइट ने उसे बुरी तरह डैमेज कर दिया था। डन स्मिथ ने कहा कि मिशंस करते वक्त होने वाले नुकसान का रीइंबर्समेंट मिल सकता है। क्लाइन सोच रहा था कि रीइंबर्समेंट कितना शानदार शब्द है, क्योंकि सूट अभी भी पहना जा सकता था। उसने ये भी सोचा कि उसे कॉम्बैट क्लोथ्स के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एक सस्ता सा सेट खरीदना चाहिए। डन स्मिथ ने लियोनार्ड को इंस्ट्रक्ट किया कि वो वेयरहाउस में रुके और आम लोगों को ज्यादा करीब आने से रोके। बाकी लोग रे बीबर के अवशेषों को सर्च करने जाएंगे। क्लाइन ने डन स्मिथ से पूछा कि वो क्या ढूंढ रहे होंगे। डन स्मिथ ने एक्सप्लेन किया कि नोटबुक से पावर लेने के बाद रे बीबर को पहले उसे डाइजेस्ट करना पड़ता,
लेकिन उसके जल्दी जागने का मतलब था कि उसने अभी तक नोटबुक की पावर पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं की थी। डन स्मिथ ने कहा कि दूसरे शब्दों में रे बीबर के शरीर का एक हिस्सा एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन गया होगा, जो उसे एक एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी मटेरियल बना देगा। डन स्मिथ ने चिल्लाकर कहा, मिल गया।